सो हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये समझ चुके हैं कि किस तरह से हम लोग को डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है। उम्मीद है कि आपने होमवर्क भी किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर आगे हमको और क्या सीखने मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आगे हमको ये सीखने मिलेगा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या सीखने मिलेगा? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी अगर मैंने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, ठीक है, अब वो जो कंपाउंड है या तो वो अल्केन हो सकता है, या तो अल्कीन हो सकता है, या तो अल्काइन हो सकता है, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा। और हम लोग ने अब तक 18 फंक्शनल ग्रुप्स को देखा है। तो उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आगे हम केमिस्ट्री में लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका आप नाम कैसे लिखेंगे, ये सबसे बड़ा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अगर मेरे हिसाब से देखें तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने का जो टेक्निक होता है, ठीक है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको एक टर्म दिया गया है, इसको बोला गया है नॉमेनक्लेचर। तो आज के बाद में अगर कभी भी नॉमेनक्लेचर ऐसा शब्द बोलता हूं ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमको इसका नामकरण करना है, जो भी कंपाउंड है उसका। ठीक है, अब देखिए नाम भी बहुत तरह के होते हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये होता है ट्रिवियल नेम, या फिर इसको कहते हैं कॉमन नेम। ये कॉमनली डिसाइड करते हैं साइंटिस्ट लोग मिलकर कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ठीक है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल नेम, कि अगर इस कंपाउंड को मैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे यूज कर रहा हूँ तो दो इंडस्ट्रीज को एक दूसरे के साथ बात करने के, तू मुझे ये कंपाउंड बेच, तू मुझे ये कंपाउंड बेच, तो वो लोग भी एक नाम डिसाइड कर लेते हैं कि सपोज एक्स ये कंपाउंड है, ये आप मेरे को भेजिए। तो इंडस्ट्रीज जो टेक्निकल टर्म्स यूज करती है डे टू डे लाइफ के अंदर, उसके जो वर्कर्स है वो जो नाम यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल नेम ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो जरूरी नहीं है दोनों सेम हो, अलग हो सकते हैं। तीसरा आता है ब्रांड नेम। ठीक है, अब एक ही दवाई जो है अब उसके अंदर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब वो जो है एक दूसरी कंपनी बना रही है और एक दूसरी कंपनी बना रही है, दोनों कंपनी एक ही दवाई बना रही है। तो वो जो एक कंपनी है वो अपने हिसाब से उसका नाम रखेगी, उसके ब्रांड के हिसाब से नाम रखेगी, और दूसरी कंपनी है वो अपने ब्रांड के हिसाब से नाम रखेगी। पर क्या नाम अलग होने से कंपाउंड बदलता है क्या? नहीं, इसलिए नाम देने का तरीका अलग होता है, तो ब्रांड नेम भी आता है बीच में। ठीक है, पर इसके अलावा हर एक कंपाउंड का एक ऐसा नाम होता है जो ना कोई दुनिया का आदमी चेंज कर सकता है, ना कोई कंपनी चेंज कर सकती है, ना कोई वर्कर चेंज कर सकता है। उस नेम को बोलते हैं IUPAC नेम, या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्रीज असाइन्ड नेम। ठीक है, ये जो नाम है ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, IUPAC नाम का ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप में, उसने ये जो है नाम डिसाइड किया होता है हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो शुरू में क्या होता था ना, सभी कंपाउंड्स है ना, दिन में 3-4 कंपाउंड नए नए मिलते थे तो IUPAC उनका नाम रखता था। पर आजकल ना एक दिन के अंदर हजारों कंपाउंड मिलते हैं, तो IUPAC के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के सबको नामकरण करे और फिर सबको भेजे। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो रूल्स जो टेक्निक्स की मदद से वो नामकरण करता था कंपाउंड्स का, वो पब्लिक को दे दिया और बोला कि अभी इस रूल्स को फॉलो करो और नाम बनाओ, वही उसका IUPAC नेम होगा। और ना ही उस IUPAC नेम को कोई वर्कर चेंज कर पाएगा, ना ही कोई कंपनी चेंज कर पाएगी, वो फिक्स्ड नेम होता है उस कंपाउंड का। तो बताओ इन सब में से अगर मुझे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया तो इन सब में से कौन सा नेम सबसे बेस्ट होता है? सबसे बेस्ट नेम होता है IUPAC नेम, क्योंकि उसको दुनिया का कोई भी कोना, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज उस नाम को चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे इसको मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कंपाउंड लिखा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कंपाउंड है एक्चुअली ये एक दवाई है। कौन सी दवाई है आप जानते हैं? ये जो आप खाते हैं डिस्प्रिन, है ना, आपको तो पता ही होगा, वो सरदर्द की दवाई है। ठीक है, इट इज जस्ट एन एनाल्जेसिक दवाई, सर दर्द, हाथ पैर बदन दर्द की दवाई है, ये मेडिकल में मिल जाती है, आप पानी में घोल के इसको पीते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये होता है इस दवाई के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो दवाई है इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? इस दवाई का कॉमन नेम है एसिटॉक्सीसैलिसाइक्लिक एसिड। आप डरिए मत नाम देख के, मैं आपको सब सिखाऊंगा धीरे धीरे, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम या फिर जो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है नाम, वो है एसिटॉक्सीसैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, अभी इसका जो इंडस्ट्रियल नेम है, इंडस्ट्रियल नेम में हम इसको कहते हैं एस्पिरिन। इंडस्ट्रियल नेम में इसको क्या कहते हैं? एस्पिरिन। अगर आप कोई भी कंपनी में जाके कहोगे एस्पिरिन चाहिए तो वो आपको यही दवाई देगा और कोई दवाई नहीं देगा, ये उसका इंडस्ट्रियल नेम है। ब्रांड नेम अलग हो सकता है, जैसे आप देख रहे हो डिस्प्रिन। डिस्प्रिन एक कंपनी है सिप्ला की, वो डिस्प्रिन नाम की दवाई निकालती है। ठीक है, और उस डिस्प्रिन नाम है पर दवाई अंदर से यही है। फिर दूसरी कोई कंपनी है वो एस्टोस्प्रिन ऐसे नाम की दवाई निकालती है, ये भी वही दवाई है, सिर्फ नाम अलग है। तो अलग अलग ब्रांड है ना, वो अलग अलग नाम रखते हैं, तो उसको ब्रांड नेम कहते हैं। ठीक है, IUPAC नेम अगर मैं कहूं तो इसका IUPAC नेम होता है 2 एसिटॉक्सी
बेंजोइक एसिड, ठीक है। दिस इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्रीज नेम, ठीक है। तो ये IUPAC जो नेम है, किसी भी कंपनी में अगर मैं जाके कहूं कि भाई मुझे मान लो डिस्प्रिन चाहिए, ठीक है, तो बंदा जाके ढूंढेगा कि अच्छा कौन सा ब्रांड है जो डिस्प्रिन की दवाई दे रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टाइम लग सकता है, कोई भूल सकता है। समझो अपने इंडियन कंपनीज के अंदर ये जो दवाई है उसका नाम डिस्प्रिन है, शायद बाहर के देश में इसी दवाई को कुछ और कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो बाहर के देश में इसी दवाई को टाइलिनॉल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब अलग अलग नाम होते हैं, बट वो अपने लिए चिंता का इश्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इंडिया में ऐसा कहा कि 2-एसिडॉक्सीबेंजोइक एसिड दो तो यही दवाई देगा, अमेरिका में जाके ये नाम लिया तो भी यही दवाई देगा, यूरोप में जाके ये नाम लिया तो भी यही दवाई देगा। यानी ये जो नेम है पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है, पूरे वर्ल्ड इसको फॉलो करता है, ठीक है। बाकी लोग रखने वाले नाम तो कितने भी रख सकते हैं, आप भी इसका कुछ नाम रख दो, है ना, फिर आपके घर वाले सब मिलकर उसी को बुलाओ वही नाम से, क्या फर्क पड़ता है। पर क्या कभी उसका ओरिजिनलिटी चेंज होने वाला है? नहीं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू स्टडी? वी हैव टू स्टडी ओनली 2 टाइप्स। देखिए हम इंडस्ट्रीज में अभी तो काम करने नहीं वाले क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, और ना ही हमको किसी ब्रांड का एम्बेसडर बनना है। तो ये जो 2 नाम है ये अपने को 11th और 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है। अपने को जो 2 नाम पढ़ने होते हैं वो है ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम, ठीक है, क्योंकि ये बहुत 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 फेमस होता है और बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, ठीक है। और एक होता है इंटरनेशनल नेम, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो और आपको अगर ये नाम देने नहीं आता है किसी कंपाउंड का तो कुछ फायदा ही नहीं है आपकी पढ़ाई का, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अपने लाइफ में, ठीक है, ये एग्जाम्पल का जो नाम है वो मैं आपको कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, सिर्फ समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अगर मैं कहूँ तो कॉमन नेम से होगा या तो IUPAC नेम से होगा। अपने को तो दोनों ही सीखना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सीखे कैसे। देखिए मैं आपको हर एक चीज एक एक करके समझाऊंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर आपको आता है अच्छे से तो ही आप ये सब सीख सकते हैं। तो पहले फंक्शनल ग्रुप लर्न करिए, उसके बाद में ये दोनों भी नाम सीखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको पास होना चाहिए फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है। आपके पास होना चाहिए फंडामेंटल नॉलेज। दोनों भी नाम के लिए ये जरूरी है, फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है। अब ये फंडामेंटल नॉलेज किसका है? ये फंडामेंटल नॉलेज हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के अंदर अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है। तो ये तीनों भी का जो है आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए कि इनके जो चेन होते हैं इनको कैसे नाम देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में, मैं कोशिश करूंगा कि सभी के सभी हाइड्रोकार्बन का जो फंडामेंटल नॉलेज है आपको मैं दे पाऊं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेमिंग का फंडा शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं ये दोनों भी टाइप के नाम आपको सिखाऊंगा, उसका अलग ही सीरीज है, वो अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, कैसे नहीं, कैसे फॉलो करना है। एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, डोंट वरी अबाउट इट। बट टुडेज लेक्चर विल स्टडी अबाउट द फंडामेंटल नॉलेज व्हिच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ दिस वीडियो। और आज हम शुरू करते हैं ये फंडामेंटल नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल नॉलेज। देखिए फंडामेंटल नॉलेज जो है ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन कौन है? हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है अल्केन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है अल्कीन, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है अल्काइन। ये 3 चीजें आती है और इन तीनों चीजों की मदद से हम लोग आगे की स्टडी कर पाएंगे। इन तीनों का नॉलेज मिलने के बाद आप क्या सीख पा रहे होंगे? आप सीख पा रहे होंगे रेडिकल नेमिंग। क्या सीख पा रहे होंगे? रेडिकल नेमिंग। और याद रखना बच्चों, ये जो रेडिकल नेमिंग ऐसा शब्द मैंने कहा है, यही सेम शब्द मैं फिर से कहूंगा अगले लेक्चर में जब हम सीख रहे होंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर। कॉमन नेमिंग जब हम सीख रहे होंगे तब मैं रेडिकल नेमिंग ऐसा शब्द यूज करूंगा, और जो आज के लेक्चर में हमको सीखने मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और अल्केन से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अल्केन को है ना पेरेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, क्योंकि सारी चीजें ऑलमोस्ट अल्केन से ही आती है, ठीक है। दुनिया का हर कंपाउंड जो है उसको हम लोग अल्केन की बेसिस पे समझा जा सकता है। इसलिए पेरेंट जो मेन चीज है जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है, ऐसे मैं कह सकता हूं, तो उसको कहते हैं अल्केन, ठीक है। तो हम लोग अल्केन के बारे में देख लेते हैं फटाफट। ये जो अल्केन है उसका क्या मतलब होता है? तो अगर अल्केन का मैं डेफिनेशन कहूं तो क्या होता है? अल्केन क्या होता है? या हाइड्रोकार्बन्स दैट contain carbon to carbon single covalent
बॉन्ड्स ओनली, ठीक है। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं अल्केन्स का आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, अल्केन्स का क्या सिखाऊंगा मैं आपको, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है R बॉन्डेड टू H। यहाँ R का मतलब होता है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पर अज्यूम किया जाता है कि ये जो R है इसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर मैं अल्केन के जनरल फॉर्मूला की बात करूं, ठीक है, तो जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, जहां पर जो n है वो उसका नंबर क्या हो सकता है, n = 1 2 3 एक्सेट्रा, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से आप n की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि फॉर n = 1, ठीक है, तो इधर n का वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो C1 1 2 2 + 2 कितना हो गया 4। तो आपको जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से मिलेगा जिसको बोलते हैं CH4, ठीक है। अगर आप n = 2 पुट करते हैं तो आपको कंपाउंड मिलता है C2H6। अगर आप n = 3 पुट करते हैं तो आपको मिलता है C3H, देखिए 2 इधर पुट करिए तो क्या मिलेगा, 2 2 4 + 2 8, C3H8। और अगर आप n = 4 पुट करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, C4H10 और एक्सेट्रा, आपको ऐसा मिलता ही चले जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं उनका कुछ नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को अल्केन का जो है वो बेसिक फंडामेंटल नेमिंग हमको सीखना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको 2 मिनट में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ से अगर आप n का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ अल्केन्स बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या हमको सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ अल्केन्स पढ़ने हैं, नहीं, हमको सिर्फ पहले 5 अल्केन पढ़ने हैं, है ना। जैसे ये n = 1 2 3 4 और n = 5 अगर मैं पुट करता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ कि n = अगर मैंने 5 पुट किया तो मुझे जो है क्या मिल जाएगा, C5H12 ऐसा मिलेगा और एक्सेट्रा। तो ये जो पहले 5 मैंने बोले हैं सिर्फ इन्हीं को हमको बहुत बढ़िया और बहुत ही डिटेल से समझना है और इन्हीं से हम लोग आगे एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिनको कहते हैं अल्काइल ग्रुप, वो भी हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। देखो पढ़ तो हम लोग बहुत सकते हैं लेकिन 11th और 12th स्टैंडर्ड में अभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहले 5 अल्केन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही आपको धीरे धीरे नेमिंग आएगा और फिर जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा मैं आपको और भी डिटेल में इस चैप्टर में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये 5 आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरह से, तो इसको भी डिटेल में पढ़ते 2 मिनट रुकिए। उसके पहले यहाँ देखो आपसे मैं कहता हूँ कि रूट वर्ड, क्या कहता हूँ मैं आपसे, रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब ये है, रूट वर्ड से ना हमेशा आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, ये पता चलता है। रूट वर्ड से आपको हमेशा क्या पता चलता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे अगर मैं कहता हूं 1 कार्बन एटम है तो जो रूट वर्ड होता है उसको बताने के लिए वो होता है मिथ, ठीक है। अगर मैं कहूं 2 कार्बन एटम है तो जो रूट वर्ड होता है उसे कहते हैं इथ। अगर 3 कार्बन एटम है कहीं पर और मुझे बताना है कि ये कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है तो उसका जो रूट वर्ड होता है वो होता है प्रोप। उसी तरह से 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, बट नहीं पढ़ते बेटा, इसको ब्यूट पढ़ते हैं, ये आपने हल्का बहुत सीखा भी होगा 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। 5 कार्बन जो होता है इसे हम कहते हैं पेंट और यहाँ से जो है नंबर फॉलो होता है। 6 को हम कहते हैं हेक्स, है ना। 7 को हम कहते हैं हेप्ट, HEPT हेप्ट, ठीक है, उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। 8 को हम कहते हैं ऑक्ट, OCT, है ना। 9 कार्बन अगर मुझे बताना है तो कहते हैं नॉन, NON, ठीक है। और 10 कार्बन अगर मुझे कहने हैं तो मैं कहता हूँ डेक, DEC। तो क्या 10 ही बता सकते हैं, उससे ज्यादा जरूर बता सकते हैं। 10 के बाद 11 12 13 14 ऐसा बहुत सारा बता सकते हैं। जैसे 11 होता है उसको अनडेक कहते हैं, 12 होता है उसको 2 डेक कहते हैं, फिर ट्राई डेक, फिर ऐसे करते करते 20 25 30 कितना भी दे सकता हूँ। पर अभी के लिए 10 पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत उत्सुकता है कि सर 11 से लेकर 20 जो है उनका क्या होता है तो आप कभी मुझे पर्सनल में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पर अभी के लिए टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहा हूँ, यहीं तक दिया है, यहीं तक ध्यान रखेंगे कि मुझे कभी भी अगर 1 कार्बन बोलना है तो मैं मिथ कहूंगा, 2 कार्बन बोलना है तो ईथ कहूंगा, 3 कार्बन बोलना है तो प्रोप कहूंगा। ये बातें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको रूट वर्ड समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब जो पहले 5 अल्केन जो हम पढ़ने वाले हैं उसको बहुत ही डिटेल में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो इम्पोर्टेंट अल्केन की स्टडी हम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, कुछ इंपॉर्टेंट यानी पहले 5 ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो n = 1 2 3 4 यानी हम यहाँ पुट करेंगे। उसके वजह से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। वो देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका नाम क्या होता है वो देखेंगे और इसी स्ट्रक्चर को
मैं कंडेंस फॉर्मूला में बनाऊंगा, लेकिन आपको जो है वो किस में कन्वर्ट करने आना चाहिए, बॉन्डलाइन फॉर्मूला में। इसलिए आज का जो लेक्चर है इसमें मैं खुद आपको बॉन्डलाइन फॉर्मूला कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी हमको आता है लेकिन मैं सिखा दूंगा, अब घर पे प्रैक्टिस के लिए खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं पुट करता हूँ n इक्वल टू 1 किसमें, इस फॉर्मूला के अंदर, तो देखिए क्या बनता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है CH4, ठीक है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मैं इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ CH4 लिखूंगा तो भी रॉन्ग तो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर क्योंकि यही कंडेंस फॉर्मूला है ना, इससे छोटा और कोई फॉर्मूला बन ही नहीं सकता ना CH4। या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि C है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो इसमें क्या है, आप सारे बॉन्ड्स देख पा रहे होंगे, तो ये है एक्सपांडेड फॉर्मूला, ठीक है। तो जनरली हम इतना बड़ा नहीं लिखते, ठीक है, ध्यान रखिए CH4 ही लिखते हैं। अब इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, याद करिए, इसमें कितने कार्बन एटम है, एक ही कार्बन एटम है। तो एक कार्बन एटम को बोलने के लिए मेरे पास जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, मिथ। अगर मैं मिथ कहता हूं तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि मैं एक कार्बन की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो रूट वर्ड है वो हो जाएगा मिथ, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन एटम है, ठीक है। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अल्केन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो एन लिखा हुआ है पीछे, ANE, वो ही इसके नाम में आ जाएगा पीछे। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो नाम है वो कैसे देते हैं, रूट वर्ड प्लस एन लिखा जाता है, ठीक है। तो मिथ प्लस एन कहूंगा तो ये बन जाएगा मीथेन। इस तरह से ये जो CH4 है इसका नाम है मीथेन। क्या आप मीथेन को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिगजैग से, और उस लाइन का मतलब होता है कम से कम 2 कार्बन एटम। देखिए अगर मैंने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये एंड है, वहां पे भी कार्बन होगा, ये जो एंड है वहां पे भी कार्बन होगा। तो एक लाइन ना कम से कम 2 कार्बन रिप्रेजेंट करती है, पर आपके पास अवेलेबल कार्बन कितने हैं, 1। इसका मतलब मीथेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको आप बॉन्ड लाइन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर उसका कोई बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं होगा। तो क्या मुझे ऐसा डैश लिखना चाहिए? नहीं। अगर आप डैश लिखोगे तो भी इसका मतलब ये लगेगा लोगों को कि 2 कार्बन है, तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए। मैं लिखूंगा नॉट पॉसिबल। बात समझ में आया आपको? मीथेन को हम लोग बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एन का नंबर 2 पुट करता हूं, ठीक है, देखिए इफ आई पुट n इक्वल टू 2 तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो C2H6 ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये जो C2H6 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये जो CH3 है सिंगल बॉन्ड है और CH3 है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। और ये हम लोग ने देखा कि कंडेंस फॉर्मूला को कैसे हम लोग लिखते हैं ये कंडेंस फॉर्मूला के अंदर, और इसको हम लोग अगर एक्सपांड करके लिखे तो ऐसा इस फॉर्मेट में लिखने आना चाहिए, ठीक है। जो मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी के लिए, आप समझ सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका जो नाम है वो क्या होगा, देखिए 2 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या बन जाता है, ईथ। और ये अल्केन की फैमिली का, इसलिए पीछे क्या लिखना चाहिए, N। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है इथेन, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इसको मैं अगर बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो मुझे सिर्फ एक स्लांटिंग लाइन बतानी है। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ एक बॉन्ड बन चुका है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, हमको पता ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी सेम, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इथेन जो है उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं पुट करता हूँ n इक्वल टू 3 तो इसके अंदर पुट करने में मुझे मिलता है 3H8, ठीक है। तो यहाँ तक S चल रहा है। तो इसके अंदर अगर मैं लिखूं तो अगर मुझे 3 कार्बन इस तरह से लिखने हैं कि तीनों में सिंगल बॉन्ड हो तो मैं कैसे लिखूं, 1 2 3, तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अब ये कार्बन जो है उसके कितने बॉन्ड बने, 1, और कितने बाकी है, 3, तो वो क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, तो CH3 लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 बाकी है तो यहाँ क्या होगा, H2। यहाँ 1 बन चुका है तो और 3 होंगे तो यहाँ क्या होगा, H3, ठीक है। इससे छोटा और कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का। ऑलराइट, तो क्या इसके अंदर कोई ब्रांचेस बन सकती है? नहीं, ब्रांचेस नहीं बन सकती। 3 के अंदर क्या ब्रांचेस बनेगी? अगर आप 2 कार्बन ऐसा रख के एक ऊपर रखेंगे तो भी ये कंटिन्यूअस है ना, तो ये ब्रांच थोड़ी ना होगी, ये तो कंटिन्यूअस चेन है। ब्रांच कब होती है, जब आपके पास में एक पॉइंट पे आके डाइवर्जन आता है कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, है ना। ऐसा डाइवर्जन जब भी आता है, मैंने पहले भी सिखा चुका हूँ आपको कि कंटिन्यूअस चेन के अंदर ऐसा डाइवर्जन आता है कि मेरे पास 2 डायरेक्शन है, यहाँ पे भी जा सकता हूँ, यहाँ पे भी जा सकता हूँ, तब मैं कहता हूँ कि ब्रांच चेन है। पर जब मैं 3 कार्बन एटम को लिखता हूँ, अगर मैंने 3 कार्बन एटम को इस तरह से भी लिख दिया तो भी ये ब्रांच तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे कहीं डाइवर्जन मिल ही नहीं रहा है, देखो कंटिन्यूअस चेन है, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो नाम है वो क्या होगा कि भाई इसके अंदर 3 कार्बन है तो मैं कह दूंगा प्रोप, ठीक है, क्योंकि रूट वर्ड क्या होता है 3 कार्बन का, प्रोप। और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए अल्केन फैमिली, इसके लिए पीछे कहूंगा N, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। और इसी को अगर मैं बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं 3 कार्बन को, तो देखिए 1 2 और 3 बॉन्ड लाइन में क्या है ना बेटा, जैसे मैंने पेन रखा ना वो 1 कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा यहाँ पर, और ये तीसरा कार्बन हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूं या फिर उसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, वो रहने वाला प्रोपेन ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग किसी भी तरह से नहीं लिखते, इसलिए हम लोग सिर्फ ऐसा ही लिखेंगे,
ठीक है, तो क्या है नॉर्मली सबको समझ में आ जाएगा। चलिए अगर मैं पुट करता हूं n इक्वल टू 4, ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस आना शुरू हो जाएगा। देखिए अगर मैं लिखता हूं n इक्वल टू 4, ठीक है, तो आपको मिलेगा C4H10, ठीक है। अब जो 4 कार्बन है उसको मुझे इस तरह से अरेंज करना है कि चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तभी तो अल्केन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होंगी, बराबर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक तरीका ये है कि मैं चारों कार्बन को जो है वो सिंगल बॉन्ड में लिख देता हूँ, इस तरह से स्ट्रेट चेन में लिख देता हूँ। अब मैं इसके अंदर ब्रांचिंग भी कर सकता हूँ। कैसे? अगर देखिए मैंने 3 कार्बन लाइन में लिखे हैं तो 4 कार्बन करने के लिए 1 कार्बन और बाकी है मेरे पास। अगर उस कार्बन को मैंने यहाँ पर बढ़ाया, यहाँ पे लिखूं या ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं, बोलो क्या वो ब्रांच में कन्वर्ट होने वाला है? देखिए ये जो चेन है, करेक्ट, वो कंटिन्यूअस चेन है, मुझे कहीं पे भी डाइवर्शन नहीं मिल रहा है, तो ये ब्रांच नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ लिखा होता तो ये ब्रांच हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन ही रहेगा, और यहाँ लिखा तो भी ये स्ट्रेट चेन ही रहेगा, ठीक है। सेम वे अगर मैं इस कार्बन के ऊपर वो कार्बन रखूं, 4th नंबर वाला कार्बन सपोज यहाँ रखा, तो क्या ये ब्रांच हो जाएगा? नहीं, देखो अभी भी चेन है ना, वो कंटिन्यूअस है। यहाँ रखा होता तो भी स्ट्रेट चेन ही रहने वाला है, और अगर यहाँ रखा होता तो भी स्ट्रेट चेन ही रहने वाला है, बिकॉज देयर इज नो डाइवर्शन। लेकिन वो जो 4th कार्बन है उसको मैं अगर यहाँ रख दूं बीच वाले कार्बन पे, तो देखिए अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 डायरेक्शन है, आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ से आप राइट हैंड साइड में जा सकते हैं। तो यहाँ डाइवर्जन आ गया, मतलब ये क्या होगी? ब्रांच क्रिएट हो गई। तो ब्रांचिंग आना कितने कार्बन से शुरू होता है? 4th नंबर से। पहले में हो ही नहीं सकती ब्रांचिंग, दूसरे में भी नहीं हो सकती, तीसरे में भी नहीं हो सकती, चौथे के अंदर ब्रांचिंग आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कार्बन वाले में 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, स्ट्रेट चेन एंड द वन इज लाइक दिस विच इज ब्रांच्ड चेन, करेक्ट। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जिसमें आप 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अरेंज कर सकें, ठीक है। हाँ, एक तरीका है कि आप 4 कार्बन को यूं इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, देखिए साइक्लिक चेन में अरेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड सिखा रहा हूँ, मैं आपको क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो CH2, ये भी हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 बॉन्ड बन चुका है तो CH3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है, चलो बताओ ये जो कार्बन है बीच वाला वो कौन सा डिग्री कार्बन है ना? ये जो कार्बन है कौन सा डिग्री कार्बन है, ऐसा मैं पूछता हूँ, तो कितने कार्बन से कनेक्टेड है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है 1, 2 और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये जो है वो टर्शरी कार्बन है, यानी 3 डिग्री कार्बन है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी सीखा है। चलो बताओ इसके अंदर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो 1 ही बॉन्ड बाकी है, तो 1 ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर H3 आएगा, यहाँ पर भी H3 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो n इक्वल टू 4 के लिए बन रहे हैं। ध्यान रखना, अगर मैं नाम लिखने की कोशिश करता हूँ तो देखिए ये जो कंपाउंड इसमें 4 कार्बन है इसलिए मुझे लिखना चाहिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए मुझे लिखना चाहिए n, तो इसका नाम है ब्यूटेन। सेम में इसमें भी देखिए 4 कार्बन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ब्यूट, और सिंगल बॉन्डेड है इसलिए मैं लिख रहा हूँ n, ठीक है। तो इसका भी नाम ब्यूटेन है। पर अगर ब्यूटेन बोलूंगा तो आप कौन सा कंपाउंड समझेंगे? ये वाला कंपाउंड समझेंगे, ये वाला कंपाउंड समझेंगे, ठीक है। आप में से आधे लोग ये वाला कंपाउंड समझेंगे, आप में से आधे लोग बोलेंगे ये वाला कंपाउंड है ब्यूटेन का मतलब, ठीक है। तो इनके नाम के अंदर कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाए, क्योंकि दोनों कंपाउंड अलग है, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है जब स्ट्रेट चेन होती है, ये नॉर्मल चेन है ना, स्ट्रेट चेन यानी नॉर्मल चेन, इसलिए नॉर्मल के लिए हम n लिखते हैं, ठीक है। अगर मैंने इस कंपाउंड के आगे यूं इस तरह से लिख दिया n, है ना, तो इसका मतलब नॉर्मल चेन है, इसका मतलब है स्ट्रेट चेन। तो याद रखिएगा इसका जो नाम है वो है n ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? ब्यूटेन? नहीं, इसके नाम के आगे भी कुछ लिखना पड़ेगा जो इंडिकेट करे कि इस तरह की चेन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको कुछ इस तरह का यूनिट दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है, इस तरह का यूनिट आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिख देता हूँ कि जब भी आपको CH3 CCH3 है ना ऐसा यूनिट दिखाई दे, जब भी आपको क्या दिखाई दे बच्चा, CH3 CH3 ऐसा यूनिट दिखाई दे, ऐसा L कॉर्नर आपको दिखाई दे जिसमें जो ये कार्बन है वो सेकंड नंबर का है। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो सेकंड नंबर का कार्बन है कि नहीं, यहाँ से भी काउंट करेंगे तो सेकंड नंबर का ही कार्बन है। तो जब भी ऐसा यूनिट दिखाई देता है, या फिर मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूँ तो ये आपको इस तरह से कोई कार्बन चेन है और सेकंड नंबर के कार्बन के आपको CH3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से काउंट करेंगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पे CH3, सपोज ये CH3 यहाँ पे भी तो हो सकता था, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो भी सेकंड नंबर के ऊपर CH3। तो बोलने की बात क्या है,
सेकेंड नंबर के कार्बन पे CH3 दिखाई देना चाहिए। सेकेंड नंबर के कार्बन पे क्या दिखाई देना चाहिए? CH3। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड नंबर कार्बन मस्ट हैव CH3, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसो। बोलो बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसो कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप याद रखिएगा, इसको याद रखना है। रिमेंबर इट कि सेकेंड नंबर कार्बन मस्ट हैव CH3 टू कॉल इट आइसो। देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर कार्बन पर क्या आपको CH3 यूनिट ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि सेकेंड नंबर के कार्बन पर CH3 है, तो मुझे इसके नाम के आगे आइसो लिखना चाहिए। इसके नाम के आगे मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा? आइसो लिखना चाहिए। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा आइसोब्यूटेन। इसका नाम जो क्या हो जाएगा बेटा? आइसोब्यूटेन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं आइसोब्यूटेन, बहुत से बुक में ऐसा भी लिखा गया है आइसो डैश ब्यूटेन, ठीक है, बट दैट डजंट रियली मैटर। नाम इसका आइसोब्यूटेन है, ये याद रखिएगा। मेरे हिसाब से आपने इस तरह से लिखना चाहिए डैश करके, क्योंकि एन के आगे भी आप क्या है बेटा? डैश लिखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको 4 कार्बन के अंदर 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। अब आने वाले सभी अल्केन्स, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन वाले अल्केन्स, सभी के अंदर 2 कैटेगरी आ जाएगी, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आगे का भी समझ में आएगा। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, नाम बढ़ते जाएंगे, वेराइटी बढ़ती जाएंगी, लेकिन क्या हमको सब पढ़ना है? नहीं, हमको इसके बाद सिर्फ एक और, दैट इज कार्बन नंबर 5, वहां तक ही पढ़ना है। उसके आगे भी होता है, बट हम पढ़ने वाले नहीं, हम सिर्फ 5 कार्बन तक ही पढ़ने वाले, क्योंकि फंडामेंटल नॉलेज सीख रहे हैं ना हम लोग। तो फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आगे आगे मैं आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मुझे ये रब करना पड़ेगा, और मैं आपको सिखाता हूँ। n = 5 पुट किया तो किस तरह से मिलेगा। अच्छा, इसका जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है वो बताइए क्या होगा। देखिए, स्ट्रेट चेन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 कार्बन हो गया, 2, 3 और ये 4 कार्बन हो गया। देखो, इस तरह से n ब्यूटेन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। आइसोब्यूटेन को किस तरह से करेंगे? इसमें देखिए, अगर मैं स्ट्रेट चेन देखूं तो 3 कार्बन की बन रही है। तो देखिए, पहले वो 3 कार्बन की जो चेन है वो मैंने बना ली इस तरह से कि ये जो है 1 कार्बन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, और उसके ऊपर एक और कार्बन रखा गया है ना, तो ये बीच वाले के ऊपर रखा गया है। तो अगर मैं इसको नीचे भी रिप्रेजेंट करूं तो भी वही मतलब होने वाला है, ऊपर भी रिप्रेजेंट करूं तो भी वही मतलब होने वाला है। तो मैं अभी के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो है वो भी एक कार्बन हो जाएगा। तो ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी आपको समझ में आ पा रहा होगा, क्लियर। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। व्हाट इफ वी पुट n = 5 एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड वी गेट व्हेन वी पुट n = 5। चलिए देखते हैं अभी n = 5 के लिए क्या होता है और कितनी पॉसिबिलिटीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि n = अगर मैं कहता हूँ 5, तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ बन जाएगा C5H, बोलिए कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो देखते हैं इसके अंदर। देखिए, हमको पता है कि 4 कार्बन से ब्रांचेस आना शुरू हो जाती है, तो 5 कार्बन वाले ब्रांचेस तो होने ही वाली है। पर मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से मैं ढूंढ रहा हूँ। देखिए, सबसे इजीएस्ट तरीका जो है 5 कार्बन को लिखने का वो क्या है कि 5 कार्बन को मैं स्ट्रेट चेन के अंदर ही लिख देता हूँ, ठीक है। और अल्केन चल रहा है, इसके लिए कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। ये तो हमारी प्राइम प्रायोरिटी हो गई, ठीक। तो ये एक कंपाउंड बन चुका है यहाँ पर। अब मैं देखिए क्या करता हूँ कि मैं 4 कार्बन को लाइन में लिखता हूँ, 1, 2, 3 और 4, और इनमें सिंगल बॉन्ड करता हूँ। अब मुझे जो 5वां कार्बन रखना है, अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ रखना है जिसके मदद से ब्रांच जनरेट हो जाएगी। देखिए, अगर मैं 5वां कार्बन इस पे रखता हूँ तो आपको कोई भी डाइवर्जन नहीं मिलेगा, करेक्ट है। मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, अगर आपको ब्रांच जनरेट करनी होती है तो जो कार्बन इंक्रीमेंट होता है वो आपको कहाँ करना चाहिए? नॉन टर्मिनल कार्बन पर करना चाहिए, तभी जाके ब्रांच क्रिएट होती है। देखिए बच्चा, ये आखिरी कार्बन है, इसको कहते हैं टर्मिनल कार्बन। इस पे मैं कार्बन बढ़ाऊंगा, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, वो ब्रांच में कन्वर्ट नहीं होगा, वो स्ट्रेट चेन ही रहेगा। सेम वे देखिए, ये वाला जो कार्बन है ये भी टर्मिनल है, इसके अंदर मैं कार्बन बढ़ाऊं, यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखूं या यहाँ पे लिखूं, वो ब्रांच क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर वो जो 5th कार्बन है उसको मैं ये वाले कार्बन पे रखता हूँ, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है, तो ब्रांच जनरेट हो सकती है, और यहाँ पे रखूंगा तो भी ब्रांच जनरेट हो सकती है। तो देखिए, अगर मैं उस कार्बन को सपोज इस वाले कार्बन पर रखता हूँ इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर मुझे इस पे एक डाइवर्जन मिलेगा, यहाँ पे भी जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ, तो यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट हो गई। अच्छा, इसी तरह से अगर मैंने इसको यहाँ पर लिखा होता, सपोज यहाँ पर इंक्रीमेंट किया होता, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है क्या? सोच समझ के बताना, कैसे अलग अलग है? अलग अलग नहीं है, ये कंपाउंड दोनों सेम है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये जो है कार्बन, ठीक है, उसके बाजू वाले कार्बन पर ये वाला कार्बन है और फिर 2 कार्बन है। इसका अगर मैं मिरर इमेज लेता हूँ, मिरर इमेज, एग्जैक्टली मिरर, तो ये बनेगा,
हाँ कि ना। तो ये जो कंपाउंड है बिल्कुल ही सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल ही सेम है, इनमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों जो कंपाउंड है तो वो सेम है, इसलिए मैं दो में से कोई भी एक ही कंपाउंड लिखता हूँ इस तरह से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए क्या एक और कंपाउंड पॉसिबल है इसके अंदर। देखिए अगर मैं करता हूँ 3 कार्बन का चेन, अगर मैं करता हूँ 3 कार्बन का चेन, तो अब मेरे पास टोटल कितने कार्बन होने चाहिए 5, अब कितने हैं 3, कितने और बढ़ाने हैं 2। तो यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि टर्मिनल है, कोई ब्रांच जनरेट ही नहीं हो सकती। यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि टर्मिनल है, कोई ब्रांच जनरेट ही नहीं हो सकती। इसका मतलब सिर्फ एक ही साइट या एक ही पॉसिबिलिटी है जहां पर मुझे दोनों कार्बन एटम्स बढ़ाने चाहिए, वो है बीच वाला कार्बन। तो अगर इस बीच वाले कार्बन पे मैं एक कार्बन यहाँ रखता हूँ, एक कार्बन नीचे रखता हूँ, देखिए तो ये एक और टाइप जनरेट हो गई जिसके अंदर ब्रांचेस हैं और 5 कार्बन भी मेरे कंप्लीट हो रहे हैं। क्या इसके अलावा और कोई टाइप है पॉसिबल? ठीक है, इसके अलावा और कोई भी टाइप नहीं है जिसमें मैं कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स को ओपन चेन में अरेंज कर सकूं। आप क्लोज चेन में कर सकते हैं जरूर, लेकिन मैं क्लोज चेन नहीं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ रहे हैं। उसी तरह से अगर आप 6 कार्बन में जाएंगे पॉसिबिलिटीज और भी बढ़ जाएगी, 7 कार्बन में जाएंगे पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रांचिंग और भी बढ़ती चली जाएगी। और एक बुक में तो ऐसा भी लिखा गया है कि अगर आप 21 कार्बन एटम्स n = 21 पुट करके फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, 21 कार्बन एटम्स का लॉन्गेस्ट चेन और आप उसको अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको टोटल 10 लाख अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा एक बुक में लिखा गया है। ठीक है, अब ऑब्वियसली वर्चुअली तो मैंने खुद ने कभी 10 लाख कंपाउंड लिखे नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बुक में लिखा गया है कि आप 21 कार्बन लेंगे तो इतनी पॉसिबिलिटीज है कि 1 मिलियन कंपाउंड्स कैन बी जनरेटेड, यानी 10 लाख कंपाउंड जो है उनकी वैरायटी बन जाएगी। ठीक है, पर हमको इतना डिटेल में नहीं स्टडी करना है। कितना करना है? कार्बन नंबर 5 तक। कार्बन नंबर 1 में नो पॉसिबिलिटी ओनली 1 कंपाउंड, कार्बन नंबर 2 में नो पॉसिबिलिटी ओनली 1 कंपाउंड, कार्बन नंबर 3 में नो पॉसिबिलिटी ओनली 1 कंपाउंड, कार्बन नंबर 4 में 2 पॉसिबिलिटीज, एन चेन आइसो चेन, कार्बन नंबर 5 में 3 पॉसिबिलिटीज, ये वाली चेन और ये वाली चेन। ठीक है, चलिए तो मुझे बताना, चलो जरा इसको कंप्लीट करते हैं कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा, तो ये मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। CH2 और ये हो जाएगा CH3। सेम में इधर देखेंगे CH3, ये हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 और ये हो जाएगा CH3। चलिए तो इनका जो है हम नाम लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं नाम लिखने की कोशिश करूँ, रूट और एन लिखना चाहिए, तो 5 कार्बन इसके लिए पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन हो जाएगा। सेम में इसमें भी देखिए 5 कार्बन इसके लिए पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन हो जाएगा। और इसमें भी 5 कार्बन है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन है। तो पेंटेन तो तीनों में आ रहा है, तो क्या तीनों कंपाउंड सेम है? नहीं, तो इनके नाम में ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा जो इनको डिस्टिंग्विश कर सके। अब सीधी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये स्ट्रेट चेन है यानी नॉर्मल चेन है, तो नॉर्मल चेन में हम क्या लिखते हैं बेटा? हम लिखते हैं एन, तो इसका मतलब हो गया एन पेंटेन। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो है इसके आगे क्या लिखना चाहिए, दिमाग लगाइए। और लास्ट में जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट बताई थी कार्बन नंबर 4 के लिए, वो दिमाग में लाइए। कार्बन नंबर 4 के लिए मैंने लिखाई थी आपको कि सेकंड नंबर के कार्बन पर आपको CH3 दिखाई देना चाहिए, तब ऐसी चेन को हम कहते हैं आइसो चेन। चलिए यहाँ चेक करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो सेकंड नंबर का कार्बन है, पर सर हम यहाँ से भी तो काउंट कर सकते हैं। हाँ, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, पर यहाँ से जल्दी काउंट कर रहा हूँ मैं। यहाँ से करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 2 आएगा। कहाँ से करना चाहिए? जहाँ से जो ब्रांच है उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, ये स्टैंडर्ड रूल है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है ब्रांच को, और यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ, देखो अगर ये चेन सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से, और नंबरिंग में इस चेन को कर रहा हूँ, तो अगर इस तरफ से नंबरिंग कर रहा हूँ राइट हैंड साइड से, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ब्रांच जो है उसका पोजीशन 2 है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं चेन यही रख रहा हूँ लेकिन नंबरिंग जो है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। तो जो ब्रांच है उसको नंबरिंग 3 आ जाएगी। तो कौन सी साइड से नंबरिंग करनी चाहिए, है ना? तो याद रखना वो साइड से नंबरिंग करनी चाहिए जहां से ब्रांच को कम नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये साइड वाली नंबरिंग से ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है, तो स्टैंडर्ड नंबरिंग ये हो जाएगी कि इस तरह से। तो देखिए सेकंड नंबर के कार्बन पर आपको CH3 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी ये कुछ इस तरह का ब्रांच जनरेट हो रहा है कि नहीं, कार्बन चेन है ना CH3 इस तरह का। तो इसे मुझे क्या कहना चाहिए बेटा? आइसो कहना चाहिए। इसे मुझे क्या कहना चाहिए? आइसो। तो ये जो कंपाउंड है मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा? आइसो। मैं जरा ये रब करके थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको। चलिए देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा आइसो। तो मुझे लिखना चाहिए यू आइसो डैश पेंटेन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेम अभी ये जो लास्ट नीचे वाला कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा?
ठीक है, देखिए अभी इसका नाम कैसे लिखना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं कार्बन की कोई चेन ले लेता हूँ और उसके सेकंड कार्बन पर आपको CH3 दिखाई देता है, तो ऐसे यूनिट को आप कहते हैं आइसो। और याद रखिए अगर उसी कार्बन पर आपको 2 CH3 दिखाई दे इस तरह से, है ना, सेकंड नंबर के कार्बन पर आपको 2 CH3 दिखाई दे, तो ऐसी जो चेन होती है इन्हें हम कहते हैं नियो, NEO। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, नियो कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आपको याद रखना है कि सेकंड कार्बन के ऊपर आपको 2 बार CH3 यूनिट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, बोलो क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर कार्बन एटम, ठीक है, मस्ट हैव 2 टाइम्स CH3 ग्रुप। सेकंड नंबर कार्बन एटम मस्ट हैव 2 टाइम्स CH3 ग्रुप, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, नियो कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ से चेन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से चेन सिलेक्ट करता हूँ, कहीं से भी सिलेक्ट करिए आप चेन को, सेकंड नंबर का जो कार्बन है ये वाला बन रहा है और उस पर आपको 2 CH3 की यूनिट दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो इसके आगे मुझे लिखना चाहिए यूं इस तरह से नियो, तो ये हो जाएगा बेटा नियो पेंटेन। तो उम्मीद है कि आपको पेंटेन के भी 3 पार्ट समझ में आए रहेंगे, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। चलिए अब इन सबका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी हम लिखते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में देखिए अगर 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में अरेंज करना है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, बहुत ही सिंपल है। इसमें देखिए स्ट्रेट चेन जो है वो 4 कार्बन की है, तो मैं पहले वो बना लेता हूँ, 1, 2, 3 और ये 4। उसमें से सेकंड कार्बन पर CH3 है, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, इस पर CH3 है, तो मैं यहाँ पे एक बॉन्ड छोड़ता हूँ, तो ये जो कार्बन है ऑटोमेटिकली CH3 में काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 3 कार्बन की है, तो मैं 1, 2 और 3 लिख देता हूँ। उसके ऊपर भी एक कार्बन है, नीचे भी एक कार्बन है, तो देखो ऊपर भी एक कार्बन है, इसके लिए यहाँ पर एक कार्बन जनरेट कर दिया और नीचे भी एक कार्बन है, इसके लिए यहाँ पर जनरेट कर दिया। इनफैक्ट इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, देखिए ये जो 3 कार्बन हो गए, इसके ऊपर 2 कार्बन है ना, तो एक ये रहा, एक ये रहा। ऐसा जरूरी थोड़ी है ऊपर नीचे इसमें बताया तो इसमें भी ऊपर नीचे बताया, कैसे ही बता सकते हैं, आपकी मर्जी, बट मतलब तो यही होने वाला है उसका। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो है मैंने यूं इस तरह से लिखा है वो समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ने 5 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ अल्केन पढ़ लिए और उसके जो सब टाइप्स है वो भी पढ़ लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बहुत ही क्लियर आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, आपने इन सभी स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखा होगा, आपकी बुक में अभी आप लिख रहे होंगे और आपको ये सभी स्ट्रक्चर्स याद होंगे नाम के साथ। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर। चलिए, तो अब मैं आपको एक अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम कहते हैं रेडिकल नेमिंग, जो मैंने आपको बताया था वो कैसे देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम अल्केन की बात करते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, अल्केन है ना, जब कभी भी मैं अल्केन के अंदर से बेटा एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, देखिए मैंने माइनस साइन लिखा है, माइनस साइन का मतलब होता है रिमूव करना, और क्या रिमूव किया, हाइड्रोजन एटम रिमूव किया। तो जो अल्केन का कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, अल्काइल ग्रुप में। और इस अल्काइल ग्रुप का अगर मैं नाम देता हूं तो उसी को हम कहते हैं रेडिकल नेम। अल्काइल ग्रुप का जो नाम होता है, नेम जो होता है, उसी को हम कहते हैं रेडिकल नेम या फिर रेडिकल नेमिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मेरी बात को। ठीक है, कि अल्केन के अंदर से हम जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्काइल ग्रुप जनरेट होता है। तो व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप इज नथिंग बट अ ग्रुप which is generated after removing hydrogen atom from alkane। ठीक है, उम्मीद है आपको अल्काइल ग्रुप का डेफिनेशन भी समझ में आ रहा होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ अल्काइल ग्रुप का डेफिनेशन, आप अभी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। इट इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपसे कि जो हाइड्रोजन एटम आप रिमूव करने वाले हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम है, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन एटम का टाइप पूछ रहा हूं मैं आपसे, जो कि आपको लेके जाएगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जब हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बताओ हाइड्रोजन की क्या कभी खुद की डिग्री होती है? नहीं होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की कभी खुद की डिग्री नहीं होती है। हाइड्रोजन की डिग्री वही होती है जिस कार्बन से वो लगा हुआ होता है। अगर वो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है तो उस हाइड्रोजन की डिग्री 1 हो जाएगी। अगर कोई हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है तो वो हाइड्रोजन की डिग्री 2 हो जाएगी, एक्सेट्रा। ठीक है, क्या इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है? तो हाइड्रोजन एटम जो है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है, वो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है, और वो जो है 3 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है। 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास वैलेंसी ही नहीं होती है कि अपने सर पे वो हाइड्रोजन रख सके, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप हाइड्रोजन रिमूव करने वाले हैं,
तो कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करने वाले हैं वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि आप 1 डिग्री हाइड्रोजन जब भी रिमूव करते हैं तो आपको एक शब्द का इस्तेमाल करना होता है जिसका नाम है N। ठीक है, हाँ, ये जो N है यानी नॉर्मल, ठीक है, जो हम लोग ने N पढ़ा था पिछले अभी 2 मिनट पहले, वो सब चेन को डिनोट कर रहा था, N चेन, आइसो चेन, नियो चेन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर N जो है इसका मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कहां से हुआ है, 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर मैंने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है तो आपको 2 डिग्री को क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी कहते हैं, इसलिए आपको सेक, SEC, सेक, ये शब्द का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा बात को। और अगर मैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं, ठीक है, 3 डिग्री को हम टर्शरी कहते हैं, इसलिए हमें TERT, टर्ट, ऐसा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम जो भी करने वाले हैं अल्काइल ग्रुप को जनरेट करने के लिए, क्योंकि उसी से हमको रेडिकल नेमिंग समझ में आती है। और अल्काइल ग्रुप कहां से जनरेट होता है, अल्केन से ही जनरेट होता है और कहीं से जनरेट नहीं होता है। कैसे जनरेट होता है, हाइड्रोजन रिमूव करके जनरेट होता है। तो हाइड्रोजन 3 तरह के होते हैं जो रिमूव हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो आपको हमेशा कौन सा शब्द यूज करना होता है, N। अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो सेक, ऐसा शब्द यूज करना होता है। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो टर्ट, ऐसा शब्द आपको यूज करना होता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अल्केन से अल्काइल ग्रुप बनाने का प्रोसेस देखेंगे और ये सारे टर्मिनोलॉजीज को कैसे यूज करते हैं और कौन से ग्रुप जनरेट होते हैं और उसका कैसा नाम देते हैं वो भी हम सीखते हैं। तो हम लोग सवाल ये है कि कौन से अल्केन्स के बारे में सीखेंगे, कौन से अल्केन्स के अंदर से हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप जनरेट करेंगे। देखिए हमने जो 5 अल्केन अभी सीखे, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसके अंदर मीथेन का कोई टाइप नहीं था, मीथेन एक ही है। इथेन का भी कोई टाइप नहीं था, प्रोपेन का भी कोई टाइप नहीं था, तो ये तो 3 है ही। ब्यूटेन में 2 था, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गए। और पेंटेन में 3 था, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 कार्बन जो है, 5 कार्बन वाला जो था वो पेंटेन था। और उस पेंटेन के अंदर जो है वो 3 टाइप थे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल आप गिनिए कितना हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है 3, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन 5 हो गया, फिर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, यानी 8। टोटल हम लोग ने 8 अल्केन देखे हैं और उसी अल्केन के अंदर से अब हम अल्काइल ग्रुप जनरेट करेंगे 8 के 8। उम्मीद है कि आपको वो जो 8 अल्केन हमने सीखे हैं उसके स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से याद हो, क्योंकि उसके बिना आपको ये फंडा नहीं समझेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अल्केन के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूँ। सबसे पहला जो अल्केन है वो कौन है, CH4। ठीक है, इसका नाम जो है वो क्या है, मीथेन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस मीथेन के अंदर जो है वो इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो बताओ ये जो कार्बन है वो कौन सा डिग्री है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कार्बन एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसे टाइप के कार्बन को हमने कहा था 1 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, इसको 0 डिग्री कहना चाहिए, बट इंडियन टेक्स्ट बुक ये नहीं बोलता है। इंडियन टेक्स्ट बुक बोलता है कि मीथेन का जो कार्बन है वो एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, फिर भी उसे मैं 1 डिग्री कहूंगा, इट इज अ प्राइमरी कार्बन एटम, ऐसा डिक्लेयर किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, चारों के चारों हाइड्रोजन कौन से कैटेगरी के हैं, 1 डिग्री कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो मैं ये रिमूव करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिमूव करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिमूव करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिमूव करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही आप टाइप का हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ से क्या होगा, देखिए अगर मैं मीथेन के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, कोई भी एक, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर व्हाट 1 डिग्री ओनली। ठीक है, तो देखिए ये जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ऐसा समझना चाहिए बात को। ठीक है, तो क्या जनरेट हो जाएगा, बोलिए, अल्काइल ग्रुप जनरेट होता है। तो कैसे रिमूव करो, देखो CH4 दिख रहा है तो अब क्या दिखाई देगा, CH3 दिखाई देगा। ठीक है, तो सर इसकी तो वैलेंसी इनकम्प्लीट है। देखिए ना, अगर यहाँ से तू 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है, सपोज ये वाला जो हाइड्रोजन इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो तेरा जो कंपाउंड है वो CH3 दिख रहा है, वो बात सही है, पर ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी बाकी है ना। तो यहाँ से मैंने सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव किया, यानी बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन को भगा दिया है, तो यहाँ पे भी देखो ऐसा डैश दिखाई देना चाहिए। जो डैश है इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन इज मिसिंग। ये जो डैश है इसका मतलब है हाइड्रोजन इज मिसिंग, बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, वो जो ग्रुप है उसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप, जो कब जनरेट हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव करके जनरेट हुआ है, किसमें से, अल्केन में से। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है इसका जो नाम है इसी को कहते हैं रेडिकल नेम, और इसका जो रेडिकल नेम है वो क्या होगा, है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसका जो रेडिकल नेम है वो क्या होगा। देखिए ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्केन से अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो ये जो अल्क वर्ड है ये तो सेम ही है, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, जो एन है, एन, ठीक है, इसको रिमूव किया गया है और उसकी जगह पे आई
ऐसा लिखा गया है, ठीक है। एन को रिमूव किया गया है और आई लिखा गया है। तो ध्यान से सुनिए, नाम के अंदर क्या होता है, जो एन होता है उसको रिमूव कर देना, है ना, और वाई एल जो है उसको ऐड कर देना। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन में से एन को रिमूव कर दोगे तो क्या बनेगा, मीथ, करेक्ट है। और उसके लिए वाई लिख दोगे, वाई एल, ठीक है, वाई एल। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा। तो ये जो नाम है बेटा वो क्या हो गया, मिथाइल। तो इसे मैं कहूंगा मिथाइल ग्रुप, क्योंकि ये जो है वो डैश है ना, एक ग्रुप है ना, यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पर कुछ आने वाला है। यहाँ पर क्या आने वाला है, मोस्टली फंक्शनल ग्रुप आने वाला है, ठीक है, ये बात समझिए। पर यहाँ पर अभी के लिए वेकेंट स्पेस है, खाली जगह है, ऐसा मैं बोलता हूँ। खाली बॉन्ड है, खाली जगह है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, इसलिए ये जो है वो पूरा ग्रुप ऐसे कहते हैं मिथाइल ग्रुप। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा है। पर सर जब आपने 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया तो आपने एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे एन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ कार्बन एक ही है। जब 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं तब हम लोग ये सब शब्द इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे सेकंड पे लेके जाता हूँ। सेकंड वाला जो हमने अल्केन देखा था वो था 2 कार्बन वाला, यानी इथेन, ठीक है। तो इथेन में क्या होता है, C2H6 होता है, ठीक है। इसका नाम है ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन। इसका जो है वो एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए, ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन है वो भी 1 डिग्री है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जो है वो भी 1 डिग्री हो गए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जो है वो भी 1 डिग्री हो गए। तो सारे के सारे हाइड्रोजन सेम कैटेगरी के हैं। तो यहाँ से आप रिमूव करो या यहाँ से आप रिमूव करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो देखिए इसके अंदर से अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, सपोज यहां से रिमूव कर रहा हूं, तो क्या बचेगा, CH3, फिर यहाँ बचेगा CH2 और एक डैश बचेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। सेम में देखना, अगर यहाँ से रिमूव किया होता तो भी यही ग्रुप बनता। देख कैसे, अगर यहाँ से रिमूव किया होता तो क्या हो जाता, CH2, फिर यहाँ CH3 होता, और यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ डैश होता। पर देखना ये और ये सेम ही है ना, इसको पलटी कर देगा तो यही बनेगा। इसके लिए देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, ओनली 1 कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है करेक्ट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C2H5 डैश, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखना काउंट कर, C2 है, H5 है और डैश है, तो इस तरह से लिखा जाता है। अब नाम देख लेते हैं, इसके अंदर भी क्या होगा, नाम जब हम लिख रहे होंगे तो बोलो क्या होगा, इथेन का जो एन है उसको रिमूव करना होता है, इथेन का जो एन है उसको रिमूव करना होता है, और YL को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम जो है वो हो जाएगा, 2 कार्बन है तो ईथ का एन हटा दिया और आई लिख दिया YL, तो इसे कहते हैं इथाइल ग्रुप, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बेटा, इथाइल ग्रुप। तो जब मैंने 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो मैंने एन लिखा क्या कहीं पे, नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन एटम है और कोई पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ ये इथाइल लिखूंगा तो मुझे रॉन्ग नहीं मिलेगा। एन, ये जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, एन, सेक और टर्ड, ये कब यूज करना शुरू करेंगे, जब हम लोग कार्बन एटम्स कितने होंगे, 3 या 3 से ज्यादा, तब हम ये यूज करना शुरू करेंगे। यानी अगला एग्जांपल अगर मैं लूंगा, दैट इज प्रोपेन, 3 कार्बन वाला, तो उसमें ये शब्द यूज होंगे। मैं आपको एक एक करके सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अपनी नोटबुक में भी लिखा होगा, एक एक करके सारी बातें नोट करते चलना, लिखते चलना, तो ही आपको ये सब बातें जो है ऑर्गेनाइज तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ये रब करना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो क्या है, दैट इज गोइंग टू बी C3H8, जिसका नाम क्या है बेटा, प्रोपेन, ठीक है। और जिसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो इसका, ये CH3 CH2 CH3, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर जो ये कार्बन है 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री है, यहाँ पर भी तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री है। लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, यानी दैट कार्बन इज सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री कार्बन है, और उसके अंदर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 3 and 3, 6 1 degree hydrogen atoms are present. How many 2 degree hydrogen atoms are present? 2 degree hydrogen atoms are present. ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा।
तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ अल्केन से अल्काइल ग्रुप बनाने की, तो रिमूव करना होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देयर इज पॉसिबिलिटी, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, इधर आई कैन रिमूव 1 डिग्री हाइड्रोजन और इधर आई कैन रिमूव 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये जो दोनों भी पॉसिबिलिटीज है इसको मैं यहाँ पे एक एक करके सिखाता हूँ। देखो एक ये पॉसिबिलिटी सिखाता हूँ और एक ये वाली, कि यहाँ पर देखो अगर मैं करता हूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिमूवल, माइनस का साइन मतलब रिमूवल ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, तो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, करेक्ट है। देखिए अगर समझो यहाँ से रिमूव करता हूँ तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, CH3 में से एक H निकल गया तो CH2 और उसकी जगह खाली बॉन्ड बचेगा यानी डैश। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म। सपोज इफ आई रिमूव 1 डिग्री हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा CH2 एंड डैश विल बी देयर, फिर आगे क्या आ जाएगा CH2 और फिर आगे क्या आ जाएगा CH3। तो देखिए ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो सेम स्ट्रक्चर है, इट डजंट मैटर। ये वाला भी देखिए यहाँ पर CH2 डैश के बाद में एक CH2 एक CH3, यहाँ पे भी CH2 डैश के बाद में एक CH2 एक CH3, तो दोनों भी स्ट्रक्चर है वो अल्टी पल्टी दिखाई दे रहे हैं, बट है तो एक ही, इसलिए मैं दो में से कोई भी एक लिखूंगा तो भी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से, करेक्ट। तो अगर भी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जो है ना रोड साइड रहता हूँ तो ये कार बाइक का आवाज आते रहता है, प्लीज इग्नोर दैट साउंड, ठीक है। चलिए तो ये इस तरह से जनरेट किया। चलो अगर मैंने 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव किया तो यहाँ से रिमूव करेंगे कि नहीं, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। CH3, CH2 में से एक H को रिमूव कर दूंगा तो CH दिखाई देगा और उसके जो आगे है वो क्या है CH3 एज इट इज। तो हाइड्रोजन निकला है, इसके लिए यहाँ पर एक खाली जगह होगी तो मैं लिख देता हूँ डैश, इस तरह से क्या लिख देता हूँ, इस तरह से डैश लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या, CH3, करेक्ट, फिर ये जो है वो CH और इसका जो डैश है वो मैं इस तरफ रखता हूँ, तो इसके से कनेक्टेड जो CH3 है उसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इस तरह से लिखूं या इस तरह से लिखूं कोई फर्क पड़ता नहीं है, बात तो वही है कि 2nd डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन हटा है। तो यहाँ पर जो मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूँ वो कौन सा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम जो है वो मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो है और ये जो है वो अल्काइल ग्रुप है, करेक्ट है, और इनका जो नाम होता है उन्हीं को कहते हैं रेडिकल नेमिंग, ठीक है। तो चलिए इसका जो नाम है वो क्या है और इसका जो नाम है वो क्या है वो समझते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले देखो अल्केन है, अल्केन के अंदर से जो एन वर्ड है उसको हमको रिमूव करना होता है और उसकी जगह पे आइल वर्ड हमको लिखना होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ना अल्क अल्क सेम है, एन को रिमूव करके आइल लिखा गया है। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, प्रोपेन, ठीक है। तो इसके एन को रिमूव करके हम लोग को आइल लिखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा कि देखिए इसका नाम है प्रोप, इसका जो है एन हम लोग ने रिमूव कर दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, और उसकी जगह आइल हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एन जो है उसको रिमूव करना है और आइल जो है उसको लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोप आइल, सही है। सेम है, देखिए यहाँ पर भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और ये भी प्रोपेन से ही आया है, तो इसका भी नाम जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोप। इसका भी जो एन है वो रिमूव होता है और आइल लिखा जाता है, इसलिए आइल, इसका भी नाम प्रोप है। पर क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, नहीं। यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव है, यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो इसको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए, ठीक है। देखिए मैंने आपसे कहा था हाइड्रोजन कौन सा रिमूव होता है उसके हिसाब से ये वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक है। देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ है आपको एन वर्ड लिखना है। यहाँ पर देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसके लिए यहाँ पे मुझे एन वर्ड लिखना है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, तो ये हो जाएगा एन प्रोपाइल, जी बच्चों ये क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए सेम है, अभी देखो यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा हुआ है ना, 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो इसके नाम के आगे मुझे लिखना है सेक प्रोपाइल, इसके नाम के आगे मुझे क्या लिखना है, सेक प्रोपाइल। तो ये हो जाएगा सेक प्रोपाइल, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो अगर आप चेन देखो तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2nd कार्बन के ऊपर CH3 है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपको कि 2nd कार्बन के ऊपर CH3 है। तो ये कहीं ना आइसो वर्ड से मिलता जुलता है जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले सीखा। तो ये एक नाम है सेक प्रोपाइल, ठीक है। पर इसके जगह पे अगर मैं ऐसा लिखता हूं आइसो प्रोपाइल तो ये भी चलेगा, ठीक है। याद रखना ये जो है वो एक्सेप्शनल नेम है, ठीक है, एक्सेप्शनल नेम। ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको मैं सेक प्रोपाइल कहना चाहिए करेक्ट वे में,
पर आइसोप्रोपाइल भी कह सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि 3 कार्बन के अंदर 2 टाइप का अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, एन प्रोपाइल एंड साइड प्रोपाइल। क्लियर? चलिए अब मैं 4 कार्बन की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा बात को कि 4 कार्बन के अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझेंगे। अब जो 4 कार्बन वाला है उसमें तो ब्रांचेस वाले अलग अलग एटम बनने लगते हैं। एक बनता है एन ब्यूटेन, एक बनता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, एक करके देखते हैं। देखिए अगर मैं लेता हूँ 4th एग्जांपल दैट इज C4H10 की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले C4H10 के अंदर 2 कंपाउंड्स पॉसिबल है। कौन से 2 कंपाउंड्स पॉसिबल है? एक CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, जिसका नाम है एन ब्यूटेन। बात सही है, ये हमने पढ़ा था। दूसरा कंपाउंड क्या पॉसिबल है कि 3 कार्बन जो है वो चेन में है, करेक्ट है, और एक कार्बन जो है वो ब्रांच में है, यूं इस तरह से। तो ये एक कंपाउंड पॉसिबल था जिसका नाम हमने रखा था आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 4 कार्बन के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अब इसके अंदर जब हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अलग ग्रुप बनेंगे, इसके अंदर जब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अलग ग्रुप बनेंगे। हम एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऐसा बता देता हूँ लाइन। ठीक है, देख यहाँ पर कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे 2 डिग्री टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब देयर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट। ठीक है, टोटल देयर आर 10 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट। There are how many types of hydrogen atom present in this compound? 2 types, 1 degree hydrogen and 2 degree hydrogen. There are how many 1 degree hydrogen atoms? 3 and 3, 6. There are how many 2 degree hydrogen atoms? 2 and 2, 4. ठीक है, चलिए अभी रिमूव करेंगे या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री। ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अगर इसमें से मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहां से रिमूव करेंगे या यहां से रिमूव करेंगे, कंपाउंड वही बनने वाला है, सिर्फ अल्टी पल्टी बनेगा। ठीक है, मिरर इमेज बनेगा। तो देखिए मैं यहां से रिमूव करता हूं, बनता क्या बनता है देखो, CH3 CH2 CH2। यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3 का हो जाएगा CH2 और एक डैश बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहां से रिमूव करेंगे तो भी यही बनेगा, बस उल्टा पल्टा बनेगा और कुछ नहीं। तो ये एक ग्रुप जनरेट हो रहा है। तो देखिए ये अल्केन है, उसमें से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो ये जो ग्रुप बन रहा है वो अल्काइल ग्रुप बन रहा है, और इसी को हम कहते हैं रेडिकल नेम। तो इसका रेडिकल नेम क्या होगा? तो जब आप अल्केन से अल्काइल ग्रुप बनाते हैं तो रेडिकल नेम में एन को रिमूव करना होता है और आइल को लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, एन को जाने दीजिए, सिर्फ ब्यूट को पकड़िए। तो ये देखो ब्यूट। ठीक है, जो एन है उसको रिमूव करके आइल लिख दिया, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये एक जनरेट किया हमने। ठीक है, चलिए रुको आगे देखो। ठीक है, अब मैं ऐसा अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, देखिए इफ आई रिमूव 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये वाला 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकलेगा या तो ये वाला 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। एक ही हाइड्रोजन एटम निकालना है, एक ही हाइड्रोजन एटम निकालना है, ध्यान रखना। या तो ये निकलेगा या तो ये, पर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से निकलो तो भी वही कंपाउंड बनेगा, यहाँ से निकलो तो भी वही कंपाउंड बनेगा, सिर्फ अल्टी पल्टी बनेगा। जैसे यकीन नहीं होता तो देखो, सपोज यहाँ से निकालते हैं तो कंपाउंड क्या जनरेट होगा, CH3 CH2, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो डैश बचेगा, फिर ये CH3 है। ठीक है, और सपोज अगर यहाँ से निकाला होता तो क्या बनता, CH3 CH2 का हो जाएगा CH, ठीक है, और एक डैश बचेगा, फिर CH CH3। तो देखो ये दोनों कंपाउंड जो है वो सेम है। कैसे? ये डैश वाले के एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH3 CH2, इसके भी डैश के एक तरफ CH3 एक तरफ CH3 CH2। ठीक है, इस तरह से CH2 CH3 है। तो ये दोनों कंपाउंड जो है वो सेम है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए मैं एक ही बार लिखूंगा, सपोज यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH CH3 डैश। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो CH3 है, ये जो CH2 है, ठीक है, ये जो CH है इसका जो डैश है वो मैं आगे की तरफ रखता हूँ, तो इसके ऊपर अटैच CH3 है, इसको ऊपर लिख सकता हूँ तो नीचे लिख सकता हूँ, तो इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो है वो दिख रहा है अलग अलग, लेकिन है तो सेम ही बात। ठीक है, सिर्फ रीअरेंज करके मैंने लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसका भी जो नाम है वो क्या हो जाएगा, एन को हटाओ आइल को लगाओ, तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, आइल। ठीक है, तो इसका भी नाम ब्यूटाइल हो रहा है, इसका भी नाम ब्यूटाइल हो रहा है, पर यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है और यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है।
तो नाम में हम लोग अब ये शब्द यूज करेंगे। देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो N लिखेंगे, तो हो जाएगा N लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन आइटम रिमूव हो रहे हैं तो हमें क्या लिखना चाहिए, सेक ब्यूटाइल। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ सेक ब्यूटाइल। तो उम्मीद है कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद रहेगा। इसका नाम है सेक ब्यूटाइल। ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या है, एन ब्यूटाइल। क्लियर? तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर विथ यू ऑल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आइसोब्यूटेन के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ रब करके। ठीक है, वरना जगह नहीं है यहाँ पे मेरे पास, इसलिए। ठीक है, इसको मैं जरा साइड में लिख देता हूँ। हाँ, तो मैंने क्या किया, ये जो 2 डिग्री वाला केस था उसको थोड़ा साइड में लिख दिया। सब कुछ सेम है, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा साइड में लिख दिया। सेक ब्यूटाइल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये जो 4 कार्बन वाला चालू था उसमें आइसोब्यूटेन में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर देखिए कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ऐसा मैं पूछता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो है 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो कार्बन है वो 1 डिग्री है तो यहाँ पे भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो कार्बन है वो 1 डिग्री है तो यहाँ पर भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। पर ये वाला जो कार्बन है इट इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। दैट मीन्स दिस मिडिल कार्बन एटम इज 3 डिग्री एंड द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन एटम इज 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 टाइप्स, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ठीक है, देयर आर हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, 3 3 3, देयर आर टोटल 9 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। देयर आर हाउ मेनी 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, देयर इज ओनली 1 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। उम्मीद है कि आपको एकदम क्लियर रहेगा। तो अब रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को। चलिए, तो सपोज मैं रिमूव करता हूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। देखिए इसमें से मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने की बात करता हूँ। तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। सपोज अगर मैंने यहाँ से रिमूव किया होता तो क्या बनता, CH3 CH, ऊपर CH3 रहता, यहाँ क्या हो जाता CH2 डैश। सपोज अगर मैंने यहाँ से रिमूव किया होता तो CH2 डैश ऐसा हो जाता, CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही है, सिर्फ एक दूसरे का उलट पुलट है। सपोज अगर यहाँ से रिमूव किया होता तो क्या होता, CH2 डैश, फिर ये हो जाता CH3H और ये क्या हो जाता CH3। तो ये स्ट्रक्चर भी इनसे ही सिमिलर है। देखिए यहाँ पे आप CH2 के बाद में CH है और उस CH पे 2 CH3। देखिए सेम है, CH2 के बाद में CH है और उस CH पे 2 CH3 है। सेम इधर भी देखो, CH2 के बाद में CH है और CH पे 2 CH3 है ना। तो मैं जब भी बोल रहा हूँ पैटर्न सेम ही आ रहा है, मतलब ये बोलो या ये बोलो या ये बोलो, तीनों एक ही कंपाउंड है, सिर्फ दिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सेम लग रहा होगा। तो इसके लिए तीनों में से मैं कोई भी एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, सिर्फ ये वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है करेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो इसका जो नाम है वो कैसे लिखेंगे, सेम वे में देखो। अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये जो नाम है वो क्या है, ब्यूट, तो मैं लिख रहा हूँ ब्यूट। ठीक है, ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, एन को रिमूव करते हैं, आई लिखते हैं। तो ब्यूट के अंदर से एन को रिमूव करते हैं, आई लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ब्यूटाइल और यहाँ पर ब्यूटाइल और यहाँ पर ब्यूटाइल, तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि ये तो है वो तो स्ट्रेट चेन है, पर यहाँ पर जो है वो तो ब्रांच चेन है। तो यहाँ पर क्या है, ये आइसो जो है, आइसो ये आपको ब्रांच की इंडिकेशन करवाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आइसो लिखूंगा। ठीक है, इसलिए मैं इसे कहूंगा आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर मैंने जो है वो कौन सा डिग्री हाइड्रोजन हटाया, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो जब मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाता हूँ तो मुझे क्या लिखना होता है, एन। पर इट इज कॉमन सेंस कि यहाँ पे मैं एन नहीं लिखूंगा तो भी समझ में आएगा कि वो जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन से ही हटा है, क्योंकि यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, इट इज गोइंग टू बी एन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एन लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, उम्मीद है कि ये ग्रुप अलग है। एन ब्यूटाइल समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर देखो। सेक ब्यूटाइल समझ में आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। अगर मैं कहता हूँ आइसो ब्यूटाइल तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि तीनों समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं देखिए यहाँ से 3 डिग्री हाइड्रोजन है उसको रिमूव करता हूँ तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आपको रिमूव करना है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि CH3 है, CH3 है और ये CH3 है और यहाँ पर डैश बन रहा है। देखिए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। देखो ये यूनिक टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, करेक्ट, इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम हो जाएगा, अल्केन में से एन हटाओ, आई लगाओ, तो 4 कार्बन वाले इसके लिए ब्यूटेन में से एन हटाओ और आई लगाओ, ब्यूटाइल। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर आपने कौन सा डिग्री हाइड्रोजन जो है वो रिमूव किया है, 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो आपको क्या लिखना चाहिए, टर्ट।
आपको क्या लिखना चाहिए, टर्ट लिखना चाहिए। तो यहाँ पर इसके आगे मुझे लिखना चाहिए टर्ट, TERT, टर्ट। ये हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। बहुत लोग टर्ट ब्यूटाइल को टी लिखते हैं, तो इसकी जगह मैं ऐसा लिखूंगा ना कि टी ब्यूटाइल, तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि मैं टर्ट ब्यूटाइल की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने एन ये शब्द यूज किया है क्योंकि 1 डिग्री से मूव हो रहा है और स्ट्रेट चेन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेक ये शब्द यूज किया क्योंकि स्ट्रेट चेन है वो तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन 2nd डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा है इसलिए मैं सेक यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर जो वो ब्रांच चेन है और 1 डिग्री से हटा है, ठीक है, इसलिए जो ब्रांच चेन है वो आइसोब्यूट है, वो तो हमें समझ में आ रहा है। और हाइड्रोजन 1 डिग्री से हटा है इसलिए एन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट इज फाइन, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आइसोब्यूटाइल है। अब ये देखिए ये और ये स्ट्रक्चर सिमिलर लगता है पर है नहीं। यहाँ पर देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और यहाँ पर जो है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसलिए मैं इसे टर्ट ब्यूटाइल ऐसा कहता हूँ। ठीक है, तो जो ब्यूटेन है, ठीक है, इसमें जब मैं हाइड्रोजन रिमूव करके अल्काइल ग्रुप पैदा करता हूँ तो 4 टाइप के बनते हैं। स्ट्रेट चेन में 2 टाइप के बन रहे हैं और ब्रांच चेन में 2 टाइप के बन रहे हैं। स्ट्रेट चेन में 2 टाइप के कौन से, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, और ब्रांच टाइप में 2 टाइप के कौन से, ठीक है, आइसोब्यूटाइल एंड टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये जो चारों भी नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल, ये आगे जाके कॉमन नेम जब हम सीखेंगे उसमें यूज होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको चारों के स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखने हैं और नाम भी बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। एक और बात, अल्काइल ग्रुप्स का आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं लिख सकते। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर अल्काइल ग्रुप्स। क्यों? चलो एग्जांपल, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख के बता, कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4, करेक्ट है। तो ये जो है वो तो इसका फॉर्मूला है। देख, तू बॉन्ड लाइन में बताएगा कैसे कि यहां से हाइड्रोजन निकल गया है। हाइड्रोजन, जब तू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन लिखता ही नहीं है तो हाइड्रोजन निकल गया है ये कैसे बता सकता है? पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसलिए जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इनका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पॉसिबल नहीं होता है, आपको इसी तरह से उसको लिखना होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये 4 कार्बन वाले में 4 अल्काइल ग्रुप है जो जनरेट होने बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ 5 कार्बन वाले पे। उसमें और भी सारे टाइप्स आएंगे, और भी बहुत सारे टाइप्स आएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, 6 में जाएंगे तो और भी बढ़ते ही जाएगा, पढ़ते ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग इसके लिए सिर्फ 5 कार्बन तक ही लिमिटेड रख रहे हैं। उसके आगे के जितने भी कार्बन है उसमें भी होता है पर हम पढ़ने वाले नहीं है। लेट अस गो टू द कार्बन नंबर 5 एंड सी कि क्या क्या हमको वहां पे मिलता है। चलिए, तो अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस लेक्चर का, दैट इज 5 कार्बन में अगर हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो कौन सा अल्काइल ग्रुप जनरेट होगा और कैसे। ठीक है, सबसे पहले देखिए 5 कार्बन के अंदर, पेंटेन के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, या तो वो स्ट्रेट चेन वाला होगा या तो वो ब्रांच चेन में 2 टाइप होता है, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं पेंटेन के 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिखता हूँ तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है, CH3 CH2 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 और CH3। ठीक है, इस तरह से मुझे स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसे मैं कहूंगा एन पेंटेन। क्या नाम है इसका? एन पेंटेन। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है उसलिए आपको टाइप ऑफ कार्बन पता होना चाहिए। देखिए, ये जो है 1 डिग्री कार्बन है, ये जो 1 डिग्री कार्बन है, और बीच के ये वाले सारे के सारे 2 डिग्री कार्बन है। तो जाहिर है कि 2 टाइप के हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 2 डिग्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ठीक है, हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन आर देयर? 3 and 3, 6 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 2 2 2, 6 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करने का प्रोसेस शुरू करता हूँ तो अल्केन का बन जाता है अल्काइल ग्रुप। एन हटा के आपको आइल लिखना होता है उस ग्रुप के अंदर। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, ठीक है, लेट मी राइट लाइक दिस, रिमूविंग 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम करता हूँ तो क्या हो जाएगा? देखो, या तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ से रिमूव करो तो भी वही कंपाउंड बनेगा, यहाँ से रिमूव करो तो भी वही कंपाउंड बनेगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, राइट। तो क्या हो जाएगा? बोलो, सपोज यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये CH3 CH2 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 और ये जो CH3 है उसका भी क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा और यहाँ पर डैश बचेगा। सही है, तो इस तरह से ये कंपाउंड जनरेट हो रहा है। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा? तो पेंट, एन हटा के आइल लिखना चाहिए। तो ये जो पेंट है उसका एन हटा के मैं क्या कर दूं? आइल, तो हो जाएगा पेंटाइल। ठीक है, स्ट्रेट चेन है, फाइन, और 1 डिग्री से रिमूव किया गया है तो मैं लिख दूंगा एन पेंटाइल। तो ये जो नाम है वो हो जाएगा एन पेंटाइल। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए, अभी यहाँ से और 2 पॉसिबिलिटीज बन के आ रही है। ठीक है, देखिए और कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज बन के आ रही है।
ठीक है, दैट इज इफ आई रिमूव, ठीक है, रिमूव 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम रिमूव करता हूं और यहां से 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम रिमूव करता हूं तो सेम टाइप का ही कंपाउंड बनता है। ठीक है, आपको नहीं यकीन होता है तो आप चेक करिए। सपोज अगर मैं यहां से रिमूव करता हूं हाइड्रोजन एटम तो कंपाउंड कैसा दिखाई देता है, CH3 CH2 CH2, यहां से रिमूव कर दिया तो ये हो जाएगा H और ये CH3। सपोज अगर मैंने यहां से रिमूव किया होता तो कंपाउंड कैसा बनता, देखिए CH3 CH डैश CH2, करेक्ट है, CH2 और CH3। तो देखिए मैं यहां से रिमूव करूं या यहां से रिमूव करूं, कंपाउंड सेम ही है। देखो ये दोनों सेम कंपाउंड्स ही है, सिर्फ मल्टीपलिटी दिखाई दे रही है। देखो नहीं यकीन होता, देखो इसके एक तरफ 1 कार्बन का ग्रुप है और इस तरफ 3 कार्बन का ग्रुप है। इधर भी देखिए इसके एक तरफ 1 कार्बन का ग्रुप है और इधर 3 कार्बन का ग्रुप है। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड है ना वो सेम ही है। तो इट डजंट मैटर कि मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करूँ या यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करूँ, एक ही कंपाउंड बनता है तो मैं एक ही लिखूंगा। सपोज ये वाला लिखता हूँ, पर अगर मैं ये जो बीच वाला कार्बन है उसका हाइड्रोजन रिमूव करूँ, अगर मैं जो ये बीच वाला कार्बन है उसका हाइड्रोजन रिमूव करूँ तो अलग कंपाउंड बनता है। देखिए कैसे, CH3 CH2, बीच वाला कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ऐसा कुछ बनता है। तो देखिए ये वाला और ये वाला कंपाउंड बहुत ही अलग है। ठीक है, ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव किया है, ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव किया, बात समझ में आती है, लेकिन कंपाउंड अलग जनरेट हो रहा है बेटा। ये जो है इसमें देखियो एक कार्बन की तरफ इस कार्बन की तरफ 1 कार्बन का ग्रुप है, इस तरफ 3 कार्बन का ग्रुप है, और इसमें देखिए यहाँ भी 2 कार्बन का ग्रुप है, यहाँ भी 2 कार्बन का ग्रुप है। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं। तो जब 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करता हूं ना तो 2 कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हो रहा है बेटा, 2 कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला। तो पहले ये वाला लिखता हूँ CH3 CH2। थोड़ा मेरे पास बोर्ड में जगह का कमी है, ठीक है, पर आप उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, वो सब बातें कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। और ये इस तरह से ये कंपाउंड जनरेट हो रहा है और दूसरा कंपाउंड ये वाला जनरेट हो रहा है, तो मैं उसको लिख देता हूँ CH3 CH2 CH पे डैश है CH2 CH3। तो इस तरह से दोनों कंपाउंड आपको समझ में आ रहे होंगे जब मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ। तो नाम क्या होगा, देखिए ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन वाला है तो मुझे इसे क्या कहना चाहिए, पेंट, है ना। हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यानी अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव करते तो एन हटा के आई लिखते, तो ये हो जाएगा पेंटाइल और ये भी हो जाएगा पेंटाइल। ठीक है, अब ये स्ट्रेट चेन है तो मुझे एन लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आता है। ठीक है, कौन से डिग्री हाइड्रोजन हटाया है, 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाया, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सेक। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सेक। तो ये जो है वो हो जाएगा सेक पेंटाइल। यहाँ पे भी देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन ही हटाया है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेक पेंटाइल। पर सर इन दोनों का नाम सेम कैसे हो सकता है, कंपाउंड तो अलग अलग है, इसीलिए तो और एक वर्ड लिखना पड़ेगा। देखिए ये जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरफ 1 कार्बन इस तरफ 3 कार्बन, पर ये जो है वो सिमेट्रिकल है। ये जो है वो सिमेट्रिकल है, देखिए एकदम बटा हुआ है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। तो ये जो कंपाउंड है उसके आगे मुझे लिखना चाहिए SYM यानी सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल, और इसका आगे लिखना चाहिए अनसिमेट्रिकल यानी UNSYM अनसिमेट्रिकल सेक पेंटाइल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि ये सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल है और ये अनसिमेट्रिकल सेक पेंटाइल है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रेट चेन में पेंटेन का हाइड्रोजन जब रिमूव करते हैं तब तक की पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलिए तो अब ये आगे बढ़ाते हैं कि अगर मैंने पेंटेन को ब्रांच चेन में लिखा तो देखिए ऐसा हो सकता है कि मैं पेंटेन को 4 कार्बन लाइन में लिखूं, एक सर पर लिख देता हूं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन ऑब्वियसली क्यों होगा, तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है आइसोपेंटेन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, आइसोपेंटेन। ठीक है, तो अगर मैं इसके हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कौन से हाइड्रोजन है, 1 डिग्री कार्बन है 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये भी 1 डिग्री कार्बन है 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर देखिए 3 डिग्री कार्बन है 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री कार्बन है 2 डिग्री हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है फिर से 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो देयर आर हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, 3 3 3 9 हाइड्रोजन एटम्स आर 1 डिग्री। यहाँ पर देखो हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन 1, हाउ मेनी 3 डिग्री हाइड्रोजन 1। ठीक है, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन, only this carbon is 2 degree which is connected to 2 other carbon atoms. Then how many 2 degree hydrogens are present, 2 degree hydrogen atoms are present. तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। तो रिमूव अगर हम करेंगे तो 1 डिग्री भी रिमूव कर सकते हैं, 2 डिग्री भी रिमूव कर सकते हैं, 3 डिग्री भी रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर जनरेट होती है। तो उसलिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए
उम्मीद है कि आप ये लिख लेंगे। पहले पॉज कर दीजिए वीडियो, ये लिख लीजिए अच्छे से, आपके बुक में तो ज्यादा स्पेस होंगे ना, तो इस तरह से आप मैप बना लीजिए। मैं ये रब करता हूँ और फिर इसका मैप बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए प्लीज राइट इट डाउन या पॉज दिस वीडियो एंड राइट इट डाउन, ठीक है। चलिए मैं ये रब करता हूँ अभी। तो इसके अंदर देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, देखिए, ठीक है, इफ आई रिमूव 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिमूव करता हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब मैं ये वाला रिमूव करूँ या ये वाला रिमूव करूँ तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सेम टाइप का कंपाउंड बनता है। अगर नहीं यकीन होता तो आप देखिए, सपोज मैं ये वाला रिमूव करता हूँ तो क्या बनता है कंपाउंड CH3, ठीक है, फिर देखिए CH2, फिर क्या आता है CH, ऊपर क्या रहता है CH3 और इधर क्या हो जाएगा CH2, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो डैश। और सपोज अगर ये वाला रिमूव करता हूँ तो ऐसा कुछ बनता है CH3 CH2 CH, ऊपर क्या हो जाएगा CH2, उस पर डैश रहेगा और इधर क्या रहेगा CH3। तो ये दोनों सेम ही कंपाउंड है ना। देखिए अगर इस कार्बन आइटम को मैं देखूं तो इसके देखो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 डैश है और इस तरफ C2H आई मीन CH2 CH3 है। तो सेम में इधर भी तो देखो ना, इधर भी देखो CH3 है, CH2 डैश है और C, मतलब क्या देखो इस कार्बन के अक्रॉस अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ लिखूं और CH2 ग्रुप को यहाँ लिखूं तो ये बन जाएगा कि नहीं। और इसके अंदर देखो CH2 ग्रुप को अगर मैं यहाँ लिखूं और जो मिथाइल ग्रुप है उसको यहाँ लिखूं तो ये बन जाएगा। यानी ये सिर्फ रीअरेंजमेंट है, यानी कंपाउंड जो है वो तो सेम ही है, सिर्फ ये क्या है रीअरेंजमेंट है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ या यहाँ से हटाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है, कंपाउंड सिर्फ एक ही बनता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं तो डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बनेगा। कैसे देखिए, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो क्या बनता है CH2 डैश हो जाएगा ये, फिर ये क्या हो जाएगा CH2 CH, ऊपर क्या रहेगा CH3, इधर क्या रहेगा CH3। तो देखिए ये जो कंपाउंड है ये इससे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो CH2 के बाद CH, पर यहाँ देखो CH2 के बाद फिर से CH2 है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है वो अलग है। इसलिए 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करने पे 2 पॉसिबिलिटीज है, एक ये वाली या तो ये वाली एंड एक ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, इसलिए मैं दोनों का भी नाम लिखता हूँ, ठीक है, दोनों को भी ड्रॉ करता हूँ। देखिए तो 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, देखो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करता हुआ तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 CH2 CH, ऊपर क्या रहेगा CH3, इधर क्या रहेगा CH2 डैश, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो क्या बनता है, देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा, CH2 पे डैश आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा CH2 CH के ऊपर रहेगा CH3 और यहाँ पर रहेगा CH3। इस तरह से 2 कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो कंपाउंड है ऑब्वियसली अलग है। यहाँ पर देखो डैश के बाद में बाजू वाले कार्बन पर CH है, यहाँ पर देखो डैश के बाद में बाजू वाले कार्बन पे CH है, तो ऑब्वियसली ये दोनों कंपाउंड अलग है, तो नाम भी अलग होना चाहिए कि नहीं। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन है तो ऑब्वियसली मुझे पेंट तो लिखना ही चाहिए, और एन रिमूव करके हम आई लिखते हैं बिकॉज हाइड्रोजन रिमूव करने पे ऐसा लिखते हैं ना, तो पेंटाइल हो जाएगा। और ये भी 5 कार्बन है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ इसलिए आई लिखेंगे पेंटाइल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सेकंड कार्बन के ऊपर CH3 है, सेकंड कार्बन के ऊपर CH3, यानी आइसो वर्ड मुझे लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा आइसोपेंटाइल और ये भी क्या हो जाएगा आइसोपेंटाइल, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अब ये दोनों का नाम सेम हो रहा है बट कंपाउंड अलग है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमको क्या करना होता है, मैं इसको आइसोपेंटाइल बोलता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ आइसोपेंटाइल, क्योंकि 1 डिग्री से रिमूव किया गया है, और यहाँ पे भी 1 डिग्री से रिमूव किया गया है, बट ये अलग स्ट्रक्चर है। तो ये जो है इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको आइसोपेंटाइल बोलता ही नहीं, इसको मैं आइसोपेंटाइल बोलता ही नहीं, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ अमाइड, ठीक है। देखिए इसको मैं क्या बोलता हूँ अमाइड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये अमाइड ग्रुप है, क्लियर। तो सही है, ये आइसो ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं रिमूवल ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम को करो रिमूव, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम है, देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, करेक्ट है। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, सिर्फ ये वाला कार्बन 2 डिग्री है कि नहीं, तो इसलिए वो रिमूव करते हैं। तो क्या होता है, देखो एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, CH3 CH CH, इसके ऊपर रहेगा CH3, फिर रहेगा CH3,
और यहां से मैं निकालता हूं एक हाइड्रोजन आयन। ठीक है, चलिए, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? ठीक है, देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव है तो सेक ऐसा वर्ड लिखना चाहिए, पर ये जो चेन है वो आइसोपेंटेन की है, इसलिए मैं इसका नाम लिखता हूं आइसोसेक पेंटाइल। इसलिए मैं इसका नाम क्या लिखता हूं? आइसोसेक पेंटाइल। याद रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है और नाम भी याद रखना है, आइसोसेक पेंटाइल। ठीक है, चलिए, अब थर्ड वाला टाइप में जो बता रहा हूं वो क्या है? जब हम 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, यानी कि ये वाला, ठीक है, रिमूविंग 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 3 डिग्री रिमूव करते हैं तो एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो वो क्या होगा? CH3 CH2, ऊपर क्या रहेगा? CH3, यहां से डैश, फिर ये रहेगा CH3, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बन रहा है, यहाँ पर 3 डिग्री पे डैश है कि नहीं, तो इसे मैं क्या करूँ? टर्ट पेंटाइल। ठीक है, इसमें मैं आइसो वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिर्फ टर्ट पेंटाइल यूज, और टर्ट की जगह मैंने अगर टी पेंटाइल लिखा तो भी लोगों को समझ में आएगा कि टी का मतलब होता है टर्ट, यानी टर्शरी हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड। करेक्ट है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी नाम याद रहेगा। ठीक है, तो देखो पेंटेन का जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल था आइसोपेंटेन, उसके अंदर भी 4 कंपाउंड बन रहे हैं, आइसोपेंटाइल, अमाइल, सेक आइसोपेंटाइल, सॉरी आइसोसेक पेंटाइल, टर्ट पेंटाइल, इस तरह से। ठीक है, चलो, अब जो तीसरा जो अल्केन का टाइप था दैट इज नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपने लिखा होगा, आप लिख लीजिए बुक के अंदर बहुत अच्छे से मैप बना करके, वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिए। मैं फिर तीसरे टाइप पे जाता हूँ जिसका नाम था नियोपेंटेन, और उसके अंदर जब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, ये लिख लीजिए आप। चलिए, नेक्स्ट, और जो लास्ट टाइप है, जब हम क्या लिखते हैं? नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो 5 कार्बन को मैं इस तरह से जब लिखता हूँ, करेक्ट है, कि सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम होता है नियोपेंटेन। और जब मैं इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करने की बात करता हूँ तो अल्काइल ग्रुप जनरेट होगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ देखिए कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, उसके लिए आपको टाइप ऑफ कार्बन देखने चाहिए। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, बट ये बीच वाला कार्बन है 4 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री कार्बन पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और 4 डिग्री कार्बन पर तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन? ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन? 2 टाइप्स ऑफ कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। करेक्ट, देयर आर हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स? There are 12 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? ठीक है, there are how many 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स? सर 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो काउंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे हाइड्रोजन रिमूव करना है तो बोलो कौन सा रिमूव कर सकते हैं? एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करना है। ये भी रिमूव करो या ये करो या ये करो, ये करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, रिमूविंग 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम ओनली, कहीं से भी रिमूव करो। सपोज यहाँ से रिमूव किया, देखो CH3 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 CH2 डैश, यहां से रिमूव करो तो भी यही स्ट्रक्चर बनेगा, सिर्फ उसका रीअरेंजमेंट हो गया रहेगा और कुछ नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है इसका नाम रखेंगे नियोपेंट, और ऑब्वियसली जब हाइड्रोजन हटता है तो एन हटा के आई लिखते हैं, इसलिए आई लिखना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है नियोपेंटाइल। ठीक है, तो क्या आप रिकलेक्ट कर सकते हैं कि C5H10 के अंदर हम लोग ने हाइड्रोजन रिमूव कर करके कितने अल्काइल ग्रुप जनरेट किए? ठीक है, तो आपको बता दूं, सबसे पहले आपने देखा था यहाँ पे दैट वाज एन पेंटाइल, फिर उसके नीचे हम लोग ने और 2 देखे थे, अनसिमेट्रिकल सेक पेंटाइल एंड सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल। ठीक है, फिर हम लोग ने आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर जो बीच में कंसीडर किया था, उसके अंदर क्या पढ़ा था हम लोग ने? एक पढ़ा था आइसोपेंटाइल, दूसरा पढ़ा था अमाइल, तीसरा पढ़ा था टर्ट पेंटाइल। ठीक है, और उसके बाद में भी एक पढ़ा था हम लोग ने आइसोसेक पेंटाइल। क्लियर है, और उसके बाद में हम लोग ने नियोपेंटाइल के अंदर एक ही एग्जाम्पल पढ़ा, दैट इज नियोपेंटेन के अंदर एक एग्जांपल पढ़ा, दैट इज नियोपेंटाइल। तो इतने अल्काइल ग्रुप्स हमने सीखे, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं हल्की सी आपको एक समरी देता हूँ, क्योंकि आपको सभी के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। अभी आप सोचोगे सर याद कैसे रहेगा? आपको जो है हर एक स्ट्रक्चर, जैसे ये समझो नियोपेंटाइल है, इसका नाम और ये वाला स्ट्रक्चर आपको कम से कम 3 नहीं तो 5 बार लिख करके प्रैक्टिस करना है अपने नोटबुक में, तब जाके ये सारी चीजें याद रहेगी। मुझे पता है कि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, बट ये जरूरी है। देखो आज हमने सिर्फ अल्केन कवर किया है,
अल्किन और अल्काइन कवर नहीं किया है। वो छोटा सा ही अल्किन और अल्काइन, तो सिर्फ 5 मिनट का कंसेप्ट है, मुझे बहुत कम सिखाना है उसके अंदर, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। बट मैं अभी आपको एक समरी दे देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, चलिए कि वो समरी के अंदर हम लोग ने क्या क्या करना है। देखिए, अब जो समरी मैं बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सभी अल्केन्स के नाम लिखूंगा और उसके अंदर होने वाले अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं उनके नाम लिखूंगा। आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये टेस्ट की तरह हो जाएगा और आपको सारा फंडा जो आप सीखा वो समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम देखते हैं सबसे अच्छी बात कि अल्केन, ठीक है, और इस अल्केन से अगर मैं हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देता हूँ, इस अल्केन से हम क्या कर देते हैं बेटा, कि मैंने इस अल्केन से हाइड्रोजन जो एटम है इसको रिमूव कर दिया, तो क्या होता है बेटा, अल्काइल ग्रुप जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? इट इज अ ग्रुप जनरेटेड व्हेन यू रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, ठीक है। चलिए, अब मैं मीथेन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? मीथेन की बात करता हूँ। मीथेन यानी एक कार्बन वाला अल्केन। जब इसका मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करता हूँ, तो यहाँ पे एक ही ग्रुप बनता है, दैट इज मिथाइल। तो आपको क्या करना है, मीथेन और मिथाइल दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसके नीचे, ठीक है। चलिए, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 मैं बात करता हूँ इथेन की। तो इथेन में से जब हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एक ही कंपाउंड बनता है, दैट इज इथाइल, ठीक है। तो आपको इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इथाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसके नीचे, ठीक है। नंबर 3 हम बात कर रहे हैं प्रोपेन की, 3 कार्बन वाला अल्केन। जब इसमें हम हाइड्रोजन आइटम रिमूव करते हैं, ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज जनरेट होती है। कौन सी 2 पॉसिबिलिटी जनरेट होती है जब हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ठीक है। एक जो होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करने पे होता है, दैट इज क्या होगा बताओ, एन प्रोपाइल, ठीक है। और दूसरा वाला जो जनरेट होता है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करने से होता है सेक प्रोपाइल। पर याद करो, मैंने इसके अंदर आपको एक एक्सेप्शनल नेम भी बताया था कि सेक प्रोपाइल का एक्सेप्शनल नेम होता है आइसोप्रोपाइल। तो उम्मीद है कि आपको यह याद रहेगा, ठीक है। फिर चलिए हम 4 कार्बन में आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही एक्सटेंसिव है। 4 कार्बन में हम लोग देखते हैं जिसको हम कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा ब्यूटेन के ही 2 टाइप होते हैं, ठीक है। ब्यूटेन के 2 टाइप होते हैं। कौन से 2 टाइप होते हैं ब्यूटेन के? देखो, ऐसे बताता हूं मैं आपको। एक जो है उसका नाम है एन ब्यूटेन, यानी स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन, और एक जिसका नाम है आइसो ब्यूटेन, ठीक है। और जब हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं इनमें से, इसमें से थोड़ी करेंगे, इसमें से तो अभी और टाइप है ना, एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। अब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो जब हम लोग एन ब्यूटेन से हाइड्रोजन रिमूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें बेटा 2 टाइप जनरेट होती है। कौन सी 2 टाइप जनरेट होती है? ठीक है, एक जिसका नाम था एन ब्यूटाइल, ठीक है, बी छोटा लिख देता हूं, एन ब्यूटाइल, और एक जिसका नाम था सेक ब्यूटाइल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए, है ना। और जब हम लोग जो दूसरा टाइप है दैट इज आइसो ब्यूटेन, ठीक है, इसके अंदर से जब हम हाइड्रोजन रिमूव करना शुरू करते हैं, इसके अंदर से जब हम हाइड्रोजन रिमूव करना शुरू करते हैं तो कितने टाइप के पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है बेटा 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज बनती है। कौन सी 2 टाइप की बनती है? जब हम 1 डिग्री वाला रिमूव कर देते हैं तो इसमें बनता है आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। और जो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन अगर रिमूव कर देंगे तो बनता है टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये देखो, एक ब्यूटेन यानी 4 कार्बन वाले अल्केन के अंदर 2 अल्केन के स्ट्रक्चर पॉसिबल है और टोटल 4 अल्काइल ग्रुप्स जनरेट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी का स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। अगर आपको बहुत शार्प प्रैक्टिस करनी है तो अब तक आपने जो नोट्स बनाए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं, बनाए होंगे साथ साथ में लिख करके, तो वो आप लर्न कर लीजिए और यहाँ पर आप बिना देखे इन सबका स्ट्रक्चर लिख पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे मुंबई में कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप बिना देखे इसका स्ट्रक्चर लिख पा रहे हैं लर्न करके, बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं 5 वाले पे, दैट इज पेंटेन, ठीक है। तो पहले पेंटेन के कितने टाइप है वो देखते हैं। पेंटेन का अगर मैं देखूं तो सबसे पहले पेंटेन के 3 टाइप हैं, ठीक है। फर्स्ट जिसको कहते हैं एन पेंटेन, ठीक है। फिर सेकेंड वाला टाइप क्या है,
ये चलिए मैं थोड़ा इसको सिस्टमेटिकली बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो पेंटेन जो है इसका 3 टाइप है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, पहला वाला जो क्या है वो एन पेंटेन। ठीक है, तो जब एन पेंटेन के अंदर से आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, एन पेंटेन के अंदर से आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो कितने टाइप की पॉसिबिलिटी जनरेट होती है? 1, 2 और 3। कौन सी? एक जिसे आप कहते हैं एन पेंटाइल। ठीक है, दूसरा वाला जब आप 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी जनरेट होती है इस केस में, सिमेट्रिकल वाला और अनसिमेट्रिकल वाला। तो बोलो क्या होगा? सिमेट्रिकल एन पेंटाइल, सॉरी एन नहीं, 2 डिग्री रिमूव करते तो सेक होता है ना, तो हो जाएगा सिमेट्रिकल सेक बोलो पेंटाइल। और एक क्या होता है बेटा? अनसिमेट्रिकल, ठीक है, सेक पेंटाइल। इस तरह से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा एन पेंटाइल के बाद में कौन सा पेंटेन है? दैट इज आइसो पेंटेन। ठीक है, जब आइसोपेंटेन के अंदर से आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? देखिए, जब आइसोपेंटेन से आप रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को, तो एक जो है जब आप 1 डिग्री वाला रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में था वो वाला अगर आपने रिमूव कर दिया तो आइसोपेंटाइल ये ग्रुप जनरेट होता है। ठीक है, फिर आपने जो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन रिमूव किया जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में वाला था, तो आपका ग्रुप जनरेट होता है अमाइल, AMIL, अमाइल। ठीक है, और जब आपने उसके अंदर 3 डिग्री वाला रिमूव कर दिया, ठीक है, 3 डिग्री वाला, देखिए आइसोपेंटेन जो था ना उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, बराबर। तो जब आप ये 1 डिग्री या ये 1 डिग्री रिमूव करते हैं तो आइसोपेंटेन ग्रुप बनता है। ठीक है, जब ये वाला 1 डिग्री का आप रिमूव करते हैं तो अमाइल ग्रुप बनता है। ठीक है, फिर देखिए 2 डिग्री भी पॉसिबल है, 3 डिग्री भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जब आप 3 डिग्री वाला रिमूव करते हैं, ठीक है, या फिर 2 डिग्री वाला रिमूव करते हैं तो क्या बनता है? देखिए, तो बनता है आइसोसेक पेंटाइल। ठीक है, जब आप 3 डिग्री वाला रिमूव करते हैं तो बनता है टर्ट पेंटाइल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आखिरी टाइप का जो पेंटेन बाकी था दैट इज नियो पेंटेन। ठीक है, नियो पेंटेन में सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट था ना, तो जब इसके अंदर से हम लोग हाइड्रोजन एटम रिमूव करने की बात करते हैं, ठीक है, तो एक ही ग्रुप बनता है दैट इज नियो पेंटाइल ग्रुप बनता है, जिसका स्ट्रक्चर भी आप लिख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोग ने इतना सब कुछ पढ़ा कि इसका सबका टाइप्स पढ़ा, फिर टाइप्स के अंदर जब हम हाइड्रोजन रिमूव करके कितने टाइप्स के अल्काइल ग्रुप बना रहे हैं ये पढ़ा। तो आपको टोटल कितने अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, टोटल मैंने आपको 16 रेडिकल नेम्स सिखाए हैं। ये 16 रेडिकल नेम्स का स्ट्रक्चर और नाम आपको एकदम बखूबी याद रहना चाहिए, तो ही आपको आगे के नॉमेनक्लेचर्स के लेक्चर समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मेरी आपसे उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर तक प्लीज आज का लेक्चर चाहिए तो आप 10 बार देखिए, साथ में नोट्स बनाइए। ठीक है, और हर एक स्ट्रक्चर को लिख के लर्न करिए। ठीक है, तो ही आपके लिए ये फायदेमंद होगा, वरना जो इतनी मेहनत करी है सारी पानी में चली जाएगी अगर आप लर्न नहीं करेंगे, तो आगे का कुछ भी समझेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो ध्यान से प्लीज डोंट टेक दिस लेक्चर लाइटली, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन। और ये जो है ये मैंने मैप आपको बना के दिया है कि आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा है। अगर आप एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है तो पहले आप सब कुछ लर्न कर लीजिए और फिर आपके आंखों के सामने ये मैप रखिए और सबका स्ट्रक्चर बनाते चलिए, और फिर आप अपने नोटबुक से क्रॉस चेक करिए कि आपका स्ट्रक्चर राइट है या नहीं। तो इससे क्या है, एकदम मस्त लेवल की प्रैक्टिस होगी। ऐसी प्रैक्टिस तो मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट करता होगा। अगर आप करेंगे तो आप बेहतरीन स्टूडेंट निकलेंगे, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।